क्रेडिट पॉलिसी के बाद उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास। अब बड़ा सवाल है कि पॉलिसी के बाद की दिशा दशा क्या रहेगी और कल होने वाली हफ्ते की एक्सपायरी के पहले क्या करें तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पॉलिसी के बाद थोड़ा सा जोश आया था बाजार में, पर वो फिसलते हुए दिख रहा है। कैसे समझना है बाजार का एक्शन, और जैसा अनिल जी ने कहा कल की एक्सपायरी के लिए कैसे करें तैयारी, उस पर करेंगे चर्चा। पर पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है क्या है? बड़ी बात है यही है दीप की 16,350 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कल के लोज लेवल के आसपास। और ये सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है क्लोजिंग करने के लिए आज से, जिसका जिक्र हम लगातार पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, और वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 100 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी आपको माफ कीजिए, निफ्टी आपको 50 अंक नीचे नजर आएगा और बैंक निफ्टी आपको लगभग 75 अंक नीचे नजर आएगा, 35,000 के नीचे। एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा कमज़ोर आपको नजर आएंगे आज के सेशन में, लेकिन थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखेगी रियल एस्टेट शेयरों में। सरकारी बैंक और मेटल थोड़े मजबूत हैं आज के सेशन में, और कमजोरी की कुछ वजह हमारी अपनी है, कुछ वजह बाहर से। 125 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे और यूरोप के बाजार हल्की फुल्की कमजोरी के साथ नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे 1/4%। तो अब तक की बाजार की यात्रा थोड़ी इस तरह की रही है, उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी का माहौल इस वक्त। जी, एक आशा की किरण आई थी सर, आरबीआई पॉलिसी बिहाइंड अस, जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आया, 0.5% सबने प्राइस इन कर ही, जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आया, 0.5% सबने प्राइस इन कर ही लिया था। कमेंट्री भी गवर्नर साहब की ठीक ही रही, बस एक वो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन उन्होंने बढ़ाया। पर ऐसा क्या बाजार ने देख लिया सर, ये पॉलिसी इंपैक्ट है या फिर ऊपरी स्तर थे, मुनाफा वसूली आ गई, दबाव आ गया? आज का सेशन दीप एक बार है ना जरा, हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी दोनों चार्ट एक साथ ले आइए और वो चार्ट दिखाइए, दिन के चार्ट, और उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। जी, पहले हमने शुरुआत की, हल्के फुल्के कमजोरी के संकेत थे, कमजोर शुरुआत होना था, सॉरी मजबूती के संकेत थे, मजबूत शुरुआत हुई। हाँ। और उसके तुरंत बाद ही हम पॉलिसी के पहले नर्वस हो गए, पॉलिसी के पहले हम दिन के निचले स्तरों पर गए। पॉलिसी आई, पॉलिसी में ब्याज दरें 0.5% ही बढ़ी उम्मीद के मुताबिक, ठीक है। ग्रोथ मेंटेन रखा उम्मीद के मुताबिक। इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ाया, कुछ लोगों ने सोचा कि इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं बढ़ाएंगे, कुछ ने सोचा बढ़ाएंगे, वहां पर मतभेद हो सकते हैं, ठीक है। और सीआरआर कट नहीं किया, सीआरआर नहीं बढ़ाया, तो वो उस हिसाब से सबको लगा पॉलिसी के आने के बाद कि चलो ठीक है। पॉलिसी के दौरान भी जैसे इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़े, उसके बाद मार्केट एकदम तेजी से गिरा। बाद में जब सीआरआर हाइक नहीं आई तो मार्केट वापस से बढ़ा, तो लोगों को लगा कि इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए लिक्विडिटी है आपके पास में, और उस लिहाज से लोगों ने आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट को बहुत हॉकिश नहीं लिया, और बहुत तेजी से फिर उसके बाद बाजार बढ़कर आया और आप 16,500 तक भी निफ्टी पर पहुंचे। बैंक निफ्टी पर 35,400 के पार भी निकले, 35,425 का टारगेट भी बना। उसके बाद जब दोपहर में 12 बजे के बाद जब आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों ने ये मतलब निकालने की कोशिश की कि गवर्नर साहब बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिख रहे हैं आगे को लेकर, क्योंकि जिस चीज को लेकर पूरी पॉलिसी बनी है, जिस चीज को लेकर पिछली बार मिड टर्म पॉलिसी आई थी जिसमें 40 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ी थी, और इस बार 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5%, वो है महंगाई। अगर महंगाई का टारगेट आरबीआई गवर्नर बढ़ा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कहीं न कहीं वो जो कंफर्ट चाहिए वो मिसिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, रीड बिटवीन द लाइंस। गवर्नर साहब ने जब इन्फ्लेशन के टारगेट बढ़ाकर ये आगे बढ़ाया 1% से, ये इस साल के लिए 6.7% है। उसके साथ एक बात उन्होंने और कही, गौर करिएगा, याद करिए, उन्होंने कहा कि ये बार जो हमें ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमने इसमें नहीं डाला है। करेक्ट, क्यों नहीं डाला है? इसका मतलब ये कि कहीं के अभी उन्हें तब भी रिस्क दिख रही है। नहीं तो कह सकते थे कि हम अब ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, हाँ, और चलिए हमारे इन्फ्लेशन का टारगेट 6.7 नहीं होना चाहिए, 6.2 होना चाहिए, 6.1 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, लेकिन उसको भाई आप 0.5% ब्याज दरें बढ़ा रहे हो तो आपको पता है ना उससे महंगाई कम होगी, तो आप ब्याज दरें बढ़ा भी रहे हो फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं टारगेट को नीचे लाऊं। करेक्ट, इसका मतलब बहुत ज्यादा आपके हाथ में है नहीं। और दो चीजें, एक और तीसरी चीज जो उन्होंने की जिसको समझना जरूरी, एक ग्लोबल टेंशन उनके दिमाग में पूरी तरह से है, ये क्रूड ये वो सारा, अभी तक वहां से कोई ऐसी रिलीफ वाले संकेत है नहीं। और दूसरा, स्पेसिफिकली गवर्नर साहब ने 2 बार जिक्र किया फूड इन्फ्लेशन को लेकर, कि वो भी कम होता नहीं दिख रहा है, वो कुछ हद तक हमारे हाथ में। करेक्ट, राइट, करेक्ट। आपने पिछली बार कब सुना कि गवर्नर साहब के मुंह से टमाटर निकला वो शब्द, और स्पेसिफिकली बात करें। सो अगर आप, इसीलिए मैं आज सुबह से बोल रहा हूं कि आज गवर्नर साहब क्या बोलते हैं उन्हें सुनिए, समझिए। मार्केट अपनी पूरी कलेक्टिव विजडम, अपनी समझ में जो रिएक्शन दे रहा है वो अपनी जगह है। सो गवर्नर साहब के सारे स्टेटमेंट्स को बाजार ने ये समझा कि इन्फ्लेशन की चिंता अभी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। अब ब्याज दरें अभी बढ़े वापस अगली पॉलिसी में,
अगस्त में ना बढ़े वो एक अलग विषय हो सकता है चर्चा का, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर गवर्नर साहब अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि काबू में जल्दी आ जाएगा। ये चिंता की बात है, और ये चिंता कल भी थी, आज सुबह पॉलिसी आने के पहले भी थी, और अब पॉलिसी आने के बाद भी है, और इसीलिए बाजार का रिएक्शन ये है। और उसके साथ आग में घी डालने का काम आपका डाउ फ्यूचर कर रहा है। वैसे भी 2 दिनों से अमेरिका ऊपर बंद हो चुका है, तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन भी कम हो जाता है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो एक्शन जो हो रहा है बाजारों का वो उस तरफ होता हुआ दिख रहा है। सो आज पूरी तरह से जो बाजार थोड़े नर्वस हैं वो एक ही चीज़ पर है, महंगाई को लेकर। तो वो वाली अब बात हमारे बाजारों में भी अब फैल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या करेंगे तुम, कोई ऑप्शन है नहीं। एक्चुअली 1% से अनुमान बढ़ाना बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है जो किसी ने गवर्नर साहब से कॉन्फ्रेंस में पूछा नहीं। वो सवाल जो बनता है वो ये बनता है दीप कि अगर आप ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है महंगाई का अनुमान बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ कैसे मेंटेन रहेगी? एग्जैक्टली आप कैसे मान रहे हैं कि 7.2% की ग्रोथ रहेंगी? एग्जैक्टली अब कायदे से तो वहां भी अनुमान फिर आपको कम करना चाहिए, लेकिन वो तो चिंता ज्यादा सरकार की है। आरबीआई का तो सेकेंडरी टारगेट है ग्रोथ, उनका प्राइमरी टारगेट इन्फ्लेशन है, तो उन्होंने वहां छेड़छाड़ नहीं की। अगर मुझे आप पूछे, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछूंगा तो मैं जरूर पूछूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि ब्याज दरें बढ़ी, 2 बार आपने बढ़ा दी, आप इन्फ्लेशन का टारगेट उसके बावजूद बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप ग्रोथ क्यों नहीं घटा रहे? आप भले ना घटाए, हम तो हमारे दिमाग में घटा चुके हैं, ये बाजार का कहना है। करेक्ट। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा बाजार में पॉलिसी के बाद के माहौल को नर्वस बना रहे हैं। और ऊपर से आपके एफआईज तो बेच ही रहे हैं, ऊपर से आपका फिर डाउ फ्यूचर्स भी ढीला है, तो ऐसा कोई कारण आपके पास अभी बन नहीं रहा कि जिसकी वजह से आप बढ़ पाए। एक ही चीज अच्छी है दीप कि हल्के हैं बाजार, इसलिए ज्यादा गिर भी नहीं रहे, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। और दूसरी चीज क्लियर कट है, सुबह भी हम बात कर रहे हैं रेंज की, अच्छी पॉलिसी आएगी तो भी आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग देखनी है, और खराब आएगी तो भी नीचे आएगा नहीं। सो अभी भी हम रेंज बाउंड मार्केट है, इस रेंज बाउंड मार्केट में धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे की तरफ सरकने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही है। तो आखिरी 1.5 घंटे में इस लिहाज से एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए, तो इंटरेस्टिंग एक्शन रहेगा। हल्के हैं बाजार, ये अच्छी बात है। क्या निचले स्तर से रिकवर करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। डेटा भी समझेंगे एनालिसिस से और लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी भी। आइए बता दें आपको उससे पहले बाजार के अहम ट्रिगर्स और आज की कुछ खबरें भी। अरमान और कुशल हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए आज के लिए कैबिनेट फैसलों पर अहम बैठक होने वाली है अनुराग ठाकुर जी की 4 बजे, तो वहां पर फोकस रखिए। साथ ही यूरोप के जीडीपी आंकड़े आते हुए नजर आएंगे यहाँ पर ग्लोबल इवेंट के लिहाज से। कल गुरुवार यहाँ पर मदरसन सुमी का जो एग्जिस्टिंग सिंबल है वो मदरसन कर दिया जाएगा एफएनओ स्पेस से, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल अपडेट है। आईटीडीसी इसके नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे, और एक्स डेट ट्रेड करेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का काउंटर बोनस इश्यू जो इन्होंने जारी किया था, ये एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखेगा। साथ ही काफी सारे यहाँ पर डिविडेंड एडजस्टमेंट्स होंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा एचडीएफसी एएमसी, एशियन पेंट्स, पीएफसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास और साथ ही वेल्समन कॉर्प का शेयर। यूरोप के लिहाज से ईसीबी के ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है, तो यहां पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही 10 जून यहां पर भी फोकस रखिए, क्योंकि एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा सीएट और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन का शेयर। रिकॉर्ड डेट के लिहाज से यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट है, और यूएस और चीन के मई महीने के जो सीपीआई आंकड़े हैं, जो महंगाई के आंकड़े हैं, वो भी आते हुए नजर आएंगे, तो इस पर भी हमारे फोकस बना रहना चाहिए। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक बड़ा ट्रिगर निकल गया, बट और कई बड़े ट्रिगर्स बाजार के लिए बाकी हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो शाम 4 बजे कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उसमें खरीफ फसलों अर्थात उसके साथ साथ धान, सोयाबीन की जो एमएसपी बढ़ाने पर कैबिनेट की एक मंजूरी मिल सकती है। उसी के साथ साथ लुपिन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को एक यूएस एफडीए से एक दवा को शुरुआत करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, और वो दवा का इवेक्फर्ट पर नाम है दवा का, जो टैबलेट का नाम है। साथ में अंत में सिर्फ एक ब्लॉक डील है जिसमें सिटी यूनियन बैंक है, जिसमें लगभग 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। खबरें कुछ ज्यादा है नहीं। कौन सी दवा थी? सर इवेक नहीं, नाम में कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं आता तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब काम क्या करती है सर? अच्छा, नाम काम दोनों नहीं पता। अच्छा, खाली दवा को मुझे नाम समझने में टाइम लग गया। अच्छा भाई, तो वैसे ये नाम पढ़ने में जो मुश्किल है और ना पढ़ पाए ना बोल पाए, इसकी आजादी सिर्फ मुझे ही है, आप सब लोगों को नहीं है। करके आना है। हाँ, इतना तो मैं फ्रीडम लेता हूँ, आप लोग क्या है जरा लाओ नाम पढ़ने दो भाई। हाँ दीप बोलो। ये आई है, आई होना चाहिए, पहला लेटर है तो आई बैक ऑफ
आप पता नहीं सर, बंसल जी से पूछते हैं। नो आइडिया सर। बंसल जी, अगर आप पढ़ पाए हो नाम तो बताएं जरा इस दवा का। अनिल जी पढ़ तो लिया है। देखिए अनिल जी, पढ़ना और बोलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पढ़ तो अनिल जी 3-4 बार लिया है मैंने, बट बोल मैं एक भी बार नहीं पा रहा हूँ दीपांशु के बोलने के बाद भी। तो आज ये प्रूव हो गया कि हम सबकी इंग्लिश एक जैसी बराबर बिल्कुल बढ़िया है, सबकी बराबर बढ़िया है, किसी की भी कम बढ़िया नहीं है। ओके, तो चलिए, ये है ढेर सारी खबरें जो इतनी सी थी। खबरें ही नहीं आ रही सर, सुबह और दोपहर कंबाइंड इतनी खबरें नहीं है कि एक लिंक बन। सोचो, बड़ा बुरा हाल है खबरों के लिहाज से। तो चलिए, जो है वो है, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी जुड़ चुके हैं, सचिन जी के अभी आपने दर्शन किए होंगे, सिमी जी भी हमारे साथ फ्रेम में दिखी रही हैं और किरण जी भी हैं। आप सबका स्वागत। तो बिगुल, सचिन जी के लिए क्लोजिंग शो का पहला BTS डबल टी वाला। और हाल ही के दिनों के सबसे कम ट्रेडिंग कॉल्स भी आज सुबह के ही हैं, मुश्किल से 8-10 है। हाँ, उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों को लगता होगा हम क्या करें, गवर्नर साहब आ गए थे 9:45 बजे बाद, तो आपने हमें मौका नहीं दिया। चलो ठीक है, मान लिया, 1 घंटा आपका गया, लेकिन फिर भी चलिए, अभी भी 1.5 घंटा बचा है, देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सचिन जी, करिए शुरुआत। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करनी है इंडसइंड बैंक में। जिस तरीके से इसने अपने 4 दिनों का क्लस्टर ऑफ सपोर्ट तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है लगभग ये पर्टिकुलर मोमेंटम 1-2 दिनों के लिए कंटिन्यूड रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है लगभग 885 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 900 का, पोजिशनल टारगेट होगा 885 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ पर लगभग अराउंड 922 पे, एंड फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं इंडसइंड बैंक में। डिस्क्लोजर ये होगा सर कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी देर पहले ये पर्टिकुलर ट्रेड सुझाया है। यहाँ पर हमने 900 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह दी है, लगभग 23 रुपये के आसपास तभी वो स्विंग हो रहा था। एंड पोजिशनल टारगेट वहाँ पर भी अराउंड 38 का हमने रेकमेंड किया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 1-2 दिनों तक ये पर्टिकुलर बिकवाली या फिर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी में भी इसका एक इफेक्ट नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए इंडसइंड बैंक सेल कॉल आ रहा है। बैंक्स मोमेंटम अपना लूज करते हुए दिख रहे हैं। आइए चार्ट कॉर्नर में देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को कौन सा ट्रेड है पसंद, बिगुल उनके लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है भारतीय एयरटेल में टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। आज एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, चार्ट्स के ऊपर ब्रेकडाउन है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, देखिए जो स्टॉक बढ़ रहा होता है वो अच्छा होता है, जो गिर रहा होता है उससे लोग दुखी रहते हैं, लेकिन जो स्टॉक कुछ नहीं करता है और एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है उससे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। और ऐसा ही स्टॉक है भारतीय एयरटेल, जिसने काफी समय से परफॉर्म नहीं किया। अब चार्ट्स पर ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहे हैं, तो मौजूदा स्तरों पर बिकवाली करके शॉर्ट करने की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 683 रुपए पर, 683 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 660 का और इवेंचुअल टारगेट है 645 का। 645 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में हमारी बिकवाली की राय। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल में बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है इस समय। 2 बैक टू बैक सेल कॉल्स एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही हैं इस समय। बाजार का थोड़ा मोमेंटम जो लूज हुआ है, उसके बाद कुछ स्टॉक्स में आप कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं। बैंक्स पर रखिए नजर, क्योंकि पॉलिसी के बाद हमने देखा स्पेशली PSU बैंक्स थोड़े अच्छे एक्शन में आए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको अच्छी मूव दिखा रहा था, SBI में एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा था, मिड कैप बैंक्स भी थोड़े अच्छी मूव दिखा रहे थे, पर वहां का भी अब हम मोमेंटम देख रहे हैं थोड़ा लूज होते हुए दिख रहा है और काफी ऊंचाई से काफी ज्यादा ये स्टॉक्स फिसलते हुए आपको इस समय दिख रहे हैं। एक बार 1-2 बैंकिंग काउंटर्स पर राय ले ली जाए। एक बार पहले SBI पर एक राय लेते हैं किरण जी की तरफ से। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार SBI का चार्ट देखें, थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है, संभलेगा यहाँ से या फिर और कमजोरी आएगी? SBI का पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून दीप, अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। SBI का चार्ट अगर देखते तो 475-480 का जब तक लेवल क्रॉस नहीं करते, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तब तक तेजी नहीं करनी चाहिए। ये पुल बैक रैली मान के चलनी चाहिए। जो अपमूव आया है उसका कंसोलिडेशन फेज है। नीचे में सपोर्ट 460 है, तो इसके बीचों बीच कुछ ना करने की सलाह है अभी के लिए। और जैसे मार्केट्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बिकवाली हावी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें, पर 475-480 का ये बैंड जो है वो निकल जाए तो फिर 500 की तैयारी होती नजर आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस है, उसके बाद एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। ये है आपके लिए राय SBI पर। और जरा वो
खबर वाला जो शेयर था, कौन सी दवा को मंजूरी मिली है? लुपिन। हाँ, जरा उस दवा का नाम लाइए, उसका नाम पता चल गया है जी। मुझे हमारे कोई एक सम्मानीय दर्शक है, उन्होंने लिख के भेजा है। इसमें जो लिखा है, जहाँ से शुरू हो रहा है उसमें ई के जो है ना वर्ड, उसको ई पढ़ना है, के उसमें साइलेंट है। ओके। हाँ, के तो है ही नहीं। सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, आई। हाँ, सी ए जो है उसको ओके। उसको वो सी ए को उसको हम नहीं तो जी इवेक आफ्टर सुन रहे ना, इवेफ्टर कुछ ऐसा होता है, सी ए को साइलेंट कर लेना है। कैसे कर सकते हैं साइलेंट, वो आप देखो। इवेफ्टर ही बन रहा है। हाँ, इवेफ्टर कर इवेफ्टर मान ले। मानो भाई, कोई समझदार आदमी ने बोला है तो मान लेते हैं। बाकी तो बंसल जी आज रिसर्च करेंगे शाम को, जब भी फुर्सत में 8 बजे बाद, और फिर कल सुबह बताएंगे इसका पक्का नाम। आइए, तब तक सचिन जी तैयार हैं, उनके लिए बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज पे भी एक शॉर्ट रिकमेंडेशन होगी। इनफैक्ट एक फ्रेश अभी एक ब्रेकडाउन हुआ है, जिस तरीके से इसके फ्यूचर्स अभी कोट करें। अच्छा सर, हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अरे सिर्फ आप ही की आ रही है, बाकी सब लोग चुप है। जी। तो जिस तरीके से इसने 2200 का एक सपोर्ट है वो तोड़ा है, मुझे लग रहा है लगभग यहाँ पर जो बिकवाली है 2130 तक एक्सटेंड होगी। इंट्राडे के लिहाज से यही आपका टारगेट होगा, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है अराउंड 2080 तक का। तो काफी बड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर आ सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस यहाँ से अभी लगाना है आपको अराउंड 2215 पे, एंड फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। कहीं आपको ये शॉर्ट कॉल देने में हिचकिचाहट आ रही हो सचिन जी, तो कहीं सपोर्ट चाहिए आशु जी का? अगर कोई जी तो मैं दिलवा सकता हूँ। हम लोग ऐसे जनरली किसी को कहीं कोई जरूरत हो मदद की तो हम दिलवा देते हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं अनिल जी, आई थिंक इस तरीके से पैटर्न है, कन्विक्शन काफी स्ट्रांग है। ओके, सचिन जी अपने दम पर ही पूरा आगे ले जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, संभावना पूरी है अदानी एंटरप्राइजेस में शॉर्ट करने की राय। एक बार जरा लेवल्स आपके सामने ले आए, 2180 के आसपास शॉर्ट करने की राय दी है। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने मैं एक बार फिर से रख देता हूं। उसके बाद सिमी जी के पास भी चलेंगे, उनके पास भी एक बेहतरीन कॉल आती हुई दिख रही है। 2130 और 2080, ये है दो टारगेट सिमी जी के लिए। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी, क्यों ऐसी फीलिंग आ रही कि आज आप भी शॉर्ट कॉल देंगी? जी बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। शॉर्ट कॉल ही देना पड़ेगा, मार्केट सस्टेन नहीं किया और मार्केट मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी गिर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट देना ही सेफ है। एक स्टॉक जिसमें मैंने पहले भी शॉर्ट दिया था, काम भी बहुत अच्छा किया था, अभी भी शॉर्ट करेंगे, जीएनएफसी में बड़े वाला ब्रेकडाउन है, और इसमें मुझे लगता है कि 625 के आसपास अभी है। कैश का ही लेवल्स मैं दे रही हूँ, फ्यूचर्स नहीं देख रही हूँ, पर 610 का टारगेट, 607 का टारगेट, 610 से 607 के आसपास जाने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 635 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। 610 का पहला टारगेट, 607 का दूसरा टारगेट। अगर यहाँ पे मार्केट सहारा मिल जाता है तो 600 के आसपास ये सपोर्ट लेके घूमेगा, और अगर सपोर्ट नहीं देता है मार्केट तो गया ये 600 के नीचे भी जा सकता है। सो 3 टारगेट के लिए बिकवाली करें आप जीएनएफसी में, और स्टॉप लॉस 625 का लगाना ठीक होगा। 2 खास मेहमान और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जय ठक्कर और विजय चोपड़ा साहब भी, उनसे भी करेंगे मुलाकात। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बिल्कुल बिकवाली देखने को मिल रही है, और जो सबसे वीकेस्ट है सब सारे फर्टिलाइजर स्टॉक में वो है चंबल फर्टिलाइजर। अगर हम नवंबर 21 से देखते हैं तो सारे लोज को उसने तोड़ दिया है, उसके नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और ऑप्शन चेन डेटा भी वीकनेस बता रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको 1 से 2 दिन का पोजीशन लेना चाहिए। 334 336 के आसपास का भाव है अभी कैश में। मेरा टारगेट रहेगा 310 का, और इसके पहले उसको कवर नहीं करना चाहिए। ये बड़े टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 342 का। तो लगभग 10 रुपए का रिस्क है, पर नीचे में 30 रुपए का रिवॉर्ड भी देखने को मिल रहा है। 10 रुपए का रिस्क है नीचे, और 345 का स्टॉप लॉस लगाना है, राइट? 10 रुपए के रिस्क के हिसाब से
342 का स्टॉप लॉस है और 310 के टारगेट, 335-36 के आसपास आपको करनी है बिकवाली। ये राय है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर पर। फर्टिलाइजर शेयरों पर एक बार आए हम जरा चोपड़ा साहब से भी लेंगे और साथ ही जय ठक्कर भी जुड़ चुके हैं। जय, जरा एक बार कोरोमंडल के भी चार्ट्स देखिए, ऐसा लग रहा है ये भी लगातार 2 बार टॉप बनाकर वापस से नीचे जाने को तैयार है। जीएनएफसी, चंबल पर दोनों पर शॉर्ट कॉल आया है। क्या कोरोमंडल भी इसी डायरेक्शन में बढ़ने को तैयार है, आगे गिरेगा क्या? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, कोरोमंडल में भी आज डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिल रहा है। इनफैक्ट लास्ट 3 दिनों से अगर हम देखें अनिल जी, तो ये कंसोलिडेट कर रहा था एक छोटे से रेंज में। वो रेंज थी लगभग 930 रुपए से लेकर 960 रुपए की। वो 30 रुपए की जो रेंज है उसके बीच में इसने 3 दिन निकाल दिए और फाइनली वो रेंज में से आज ब्रेक डाउन टेक्निकली हमें क्लियरली देखने मिल रहा है। सो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो कोरोमंडल में बन रहा है दैट कम्स टू 880 880 तक की अनिल जी एक क्लीन फॉल हमें देखने मिल सकता है। तब तक कोई बीच में सपोर्ट है नहीं। सो लगभग और 35 पॉइंट्स का यहाँ से फॉल, दैट इज अराउंड 4% का एक गिरावट हमें देखने मिल सकता है। जहाँ तक इंडिकेटर्स का सवाल है, काफ़ी समय से अगर हम देख रहे हैं तो प्राइजेस वहीं की वहीं है, बट मोमेंटम इसका वीक होते जा रहा है अनिल जी। तो लगभग सेकेंड नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ अब कोरोमंडल में हमें एक ब्रेक डाउन देखने मिल रहा है। सो बहुत ही स्विफ्टली नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये है आपके लिए कोरोमंडल, जहां पर आपको रखनी है नजर। चोपड़ा साहब से भी राय लेंगे। चोपड़ा साहब से भी राय सर जरा फर्टिलाइजर शेयरों पर राय दें। आज वैसे थोड़ी हल्की फुल्की, ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है। एक तो ये कि मॉनसून जो पहले हफ्ते में थोड़ा 37% नीचे कम हुआ है, सामान्य से कम बारिश हुई है, और पहले हफ्ते का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज कैबिनेट की बैठक में भी फर्टिलाइजर के सब्सिडी को लेकर कुछ विचार होने वाला है। एमएसपी बढ़ सकते हैं तो उस इनडायरेक्टली यहाँ पर उसका हाँ, तो आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये सारे शेयर कमजोर हो। राय दें सर, आपका क्या व्यू है? नमस्कार अनिल जी। मुझे लगता है थोड़ा से प्रेशर में रहेंगे। कोरोमंडल ने तो एक अच्छा रनअप दिखाया जो आप अभी बातचीत कर रहे थे, और मेरा एक सिद्धांत है कि जब भी 50 डीएमए से काफ़ी दूरी पे हो जाते हैं स्टॉक्स, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि ये कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं, चाहे कोरोमंडल है चाहे चंबल है, और ये संभावना है कि आपको थोड़े निचले स्तरों पर मिले। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर चंबल जैसा कंपनी आपको 300 पे मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए अनिल जी, मोटी बात यह है कि दुनिया में आज फूड सिक्योरिटी इशू है, और भारत की ओर भी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत इस पूरी की पूरी चीज़ों में सपोर्ट कर सकता है। हालांकि काफ़ी एक्सपोर्ट बैन किया है, मगर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, इंसेक्टिसाइड की जरूरत होती है, और फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत होती है। तो मुझे लगता है एग्री और एग्री रिलेटेड स्टोरीज अच्छी रहेंगी मध्यम से लंबी अवधि तक। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि किसी कारणवश किसी न्यूज़ फ्लो की वजह से थोड़ा बहुत गिरावट हो, बट कंपनियां बहुत स्ट्रांग है, और जो गैस सब्सिडीज भी मिली इनको, इनका डायरेक्ट फायदा पहुंचा इन कंपनीज को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी गिरावट में अगर ये कंपनीज मिलती हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखनी चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो शॉर्टिंग की, बट जनरली मैं शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी का मौका ज़्यादा होगा अगर ये 300 के लगभग मिलता है चंबल जैसा स्टॉक। तो 300 के करीब चंबल अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा रोटेशन हो रहा है फर्टिलाइजर में, बट आगे जाकर स्टेबल हो जाना चाहिए, इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए इस स्पेस पर। यह है आपके लिए चोपड़ा साहब की राय। चलिए नजर रखेंगे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज फिसल रहे हैं, बट चोपड़ा साहब गुजरात गैस इसको ट्रैक करते हैं सर। कल 5% फिसला, आज 6%, 7% नीचे। भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड हाइस पर है दाम। आज हमने सुबह देखा ब्रोकरेज कमेंट्री भी काफी नेगेटिव आई है, 400 तक के टारगेट्स आ रहे हैं गुजरात गैस के लिए। 2 दिनों में 10-11% फिसल चुका है सर। देखिए इनका पूरा मुझे अभी रिजल्ट्स का आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैक करता भी हूँ मैं इसको, मगर देखिए ये पूरा का पूरा विपसॉ मार्केट है। अगर आप समझें, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, कई बार किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक को बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है। और मुझे लगता है कि गुजरात गैस सच तो अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, मगर निश्चित रूप से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, और हो सकता है कि ये आपको 450 के नीचे देखने को मिले। मगर मैं दोबारा से बोलूँगा कि जब ऐसे बाजार होते हैं तो उसमें खरीदारी के मौके नीचे की तरफ ढूंढने चाहिए। अभी मत करिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, और ये संभावना ज़रूर है कि आपको अच्छी क्वालिटी कंपनीज इकट्ठा करने का मौका मिले। तो अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो 25-30 रुपया अच्छी कंपनीज में लगाए जा सकते हैं, और ये डर के माहौल में ही बेस्ट बाइंग होती है।
ये आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि कभी भी मार्केट जब पलटेंगे तो लोग रिग्रेट करेंगे कि हम क्वालिटी कंपनीज नीचे में क्यों नहीं ले पाए। तो मैं ये बार बार बोलना चाहता हूँ, क्वालिटी कंपनीज नीचे के स्तरों में मिलती हैं तो लेनी चाहिए। गुजरात गैस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एज अ कंपनी। निश्चित रूप से जो हमने वॉर के बाद इसमें एक बड़ा डैमेज देखा फरवरी के बाद, वो सारी ही कंपनीज में हमने देखा, तो गुजरात गैस भी करेक्ट हुआ। और अगर आपको ये 450 के नीचे मिलता है, 440 430 के लेवल्स में, बहुत ही अच्छा बाइंग है मुझे लगता है गुजरात गैस में। तो डरना नहीं है, अच्छी कंपनीज को लेना है। तो लेने के पहले डरना नहीं है लेकिन चोरों साहब लेने के बाद बहुत डर लगता है, फिर उसका क्या करें? ये बात मैंने पहले भी शो पे बोली है, ये बात मैंने भी पहले कई बार शो पे बोली है, स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स एंड बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। तो अगर ये अच्छा कंपनी है तो वो टेनिस बॉल की तरह बिहेव करेगी और वापस आ जाएगी। और अगर पूरी कंपनी है तो वो अंडे की तरह फूट जाएगी और जमीन पे लग जाएगी। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो अच्छी कैश फ्लोज वाली कंपनीज है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री अच्छी है और फ्यूचर लुकिंग बिजनेस है, तो कोई भी बुराई नहीं है। ये स्टॉक निश्चित रूप से वापस आएंगे। अगर आप निचले स्तरों पे लेते हैं, वहां से भी थोड़ा गिर जाता तो घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अपने 30-40% नीचे ही आप खरीद रहे हैं। तो बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर मेरा ये मानना है कि क्वालिटी कंपनीज अगर नीचे मिलती हैं तो एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। यह है, अच्छी कंपनियों में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाजार के साथ ऊपर नीचे तो नेचुरली होंगी ही होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आइए, सिमी जी तैयार है अपने नॉन स्टॉप शेयर के साथ, और उसके बाद हम मुलाकात करेंगे ब्रजेश से, जो बताएंगे आपको बेहद इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव खबर। और ये खबर आप सब लोग जितने पैनलिस्ट हैं उन सबके काम की है, आप सब लोग जो शो देख रहे हैं उनके काम की है, और वो सारे लोग जो शो नहीं देख रहे हैं उनके और ज़्यादा काम की है। क्योंकि जिस तरह से आप शेयर बाजार में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, उसका तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। तरीका बदलने वाला, पूरा तरीका बदलने वाला है। ये इंटरेस्टिंग। और तरीका भी ऐसे बदलने वाला है, किस तरह से पे इन और पे आउट होता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो पैसे देते हैं और शेयर आपको मिलते हैं, जब शेयर बेचते हैं तो आपके अकाउंट से शेयर जाते हैं और पैसे आते हैं। उसका तरीका ही पूरा, और आप सोचेंगे दंग रह जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तगड़ी खबर आपके लिए आ रही है। उससे पहले सिमी जी की तरफ से एक बिगुल नॉन स्टॉप शेयर का। बताएं सिमी जी। अनिल जी, दूसरा सेल कॉल एक रडार पर आया है और ये स्टॉक जो मैं देने जा रही हूँ ये मेरा फेवरेट है, एसआरएफ में सेल कॉल है। और मुझे लगता है कि ये भी कोशिश तो बहुत किया था, पर अभी ये स्टॉक 2300 का लेवल तोड़ दिया है और इसमें भी एक बड़ा ब्रेकडाउन के लिए ये स्टॉक भी तैयार हो चुका है। पहला टारगेट होगा 2225 2220, उसी के आसपास इसका 200 डेमा है। इतना नीचे आया तो एक बार 200 डेमा तो टेस्ट करेगा ऐसा लगता है। तो 2220 2225 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 2187 का जो रिसेंट लो था वो भी टेस्ट कर सकता है। तो एसआरएफ में बड़ा टारगेट आ सकता है, 2220 का पहला और 2187 का दूसरा टारगेट के लिए एसआरएफ को सेल करके चलिए। 2300 के ऊपर स्टॉप लगाइए। ओके, 2300 2300 का स्टॉप लॉस लगाकर 2220-25 का पहला टारगेट, 2187 का दूसरा टारगेट बिकवाली करने की राय। कुणाल जी, अभी जो भी आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस क्या रहता है, जरा बताइए। जी अनिल जी, देखिए, शेयर खरीदते हैं, पहले मन बनाते हैं, फिर अपना ब्रोकिंग टर्मिनल खोलते हैं अनिल जी, उसके बाद कोड डालते हैं, फिर वो ट्रेड लेने के बाद अनिल जी ना, वो तो सब हो गया। बंसल जी मना भी करते होंगे मत लो, इधर उधर से भी आपको डांट पड़ती होगी क्यों खरीदने का वो सोचे, वो सारी चीज तो हो गई। ये सब होने के बाद आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद का बताइए। मतलब आपने बाय ऑर्डर डाल दिया, उसके बाद क्या? बस खरीदने के बाद अनिल जी क्या है, उसके बाद अनिल जी पैसे डेबिट हो जाते हैं और 2 दिन बाद शेयर खाते में आ जाते हैं अनिल जी। हाँ, तो ये जो पैसे देने वाला सिस्टम है, अगर मैं आपको बोलूं आपको पैसे ना देने पड़े ब्रोकर को, तो अनिल जी इससे अच्छा क्या हो सकता है अनिल जी, अगर बिना पैसे के शेयर आ रहे होते हैं तो अनिल जी सारे शेयर मैं ही खरीद लेता हूं अनिल जी। तो मतलब पैसे देने नहीं पड़ेंगे ब्रोकर को, मैंने ये बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पैसे ब्रोकर को नहीं देने पड़ेंगे। और यही हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी है। ब्रजेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ है इस वक्त। ब्रजेश, बताइए क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में कामकाज किया जाता है? बिल्कुल, आईपीओ में पैसे आप लगाते हैं जी हाँ, एप्लीकेशन करते हैं। हाँ, अस्बा का कॉन्सेप्ट है जी, बिल्कुल है, प्राइमरी मार्केट में है।
हाँ, ये कॉन्सेप्ट अब सेकेंडरी मार्केट में लाने पर चर्चा चल रही है। वाओ, मतलब अगर आपने जैसे अगर मैंने ऑर्डर डाला जी, जितने रुपए का ऑर्डर डाला उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल। जितने शेयर आ गए उतना अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल सच्ची? बिल्कुल। ब्रोकर के पास आपके पैसे ना जाएं, हाँ, इसका रास्ता खोजा जा रहा है। ओके। तो इसका एक रास्ता ये है कि क्यों नहीं सेकेंडरी मार्केट के लिए भी असबा का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया जाए। ओके। अभी जैसे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मेरा तो मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में बैंक अकाउंट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मैं ट्रेडिंग करता हूं उससे, तो मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? उन लोगों के लिए शायद इतना फर्क नहीं पड़े जिनके बैंक और जिनके ब्रोकर एक ही एंटिटी वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका ब्रोकर अलग है, बैंक अकाउंट कहीं और है, उनके लिए ये पूरी चीज बड़े पैमाने पर बदल सकती है। ये जो चर्चा चल रही है इसमें यही है कि किसी तरह से पैसे ब्रोकर के पास ना जाने दिया जाए ताकि मिसयूज की कोई भी गुंजाइश, आशंका बचे ही नहीं। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये असबा वाला कॉन्सेप्ट है कि इसको सेकेंडरी मार्केट में किस तरह से लागू किया जाए, इसको लेकर के बैंकों के साथ, एनपीसीआई के साथ और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, इनके साथ चर्चा चल रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, इस पर भी विचार किया जा रहा है कि पहले फेज में अगर असबा वाली बात लागू हो जाए तो दूसरे फेज में ये क्यों नहीं किया जाए कि पैसे सीधे आप जो क्लाइंट है उसके खाते से सीधे क्लियरिंग के पास ही चले जाएं, यानी ब्रोकर के पास जाए ही नहीं, ब्रोकर केवल एग्जीक्यूशन का काम करे और उसके पास फंड जाने की कोई गुंजाइश पैदा ही ना हो, ताकि अगर फंड नहीं जाएगा तो मिसयूज के कोई चांसेस नहीं बनते दिखेंगे। क्योंकि अक्सर ये आशंका लगी रहती है और रेगुलेटर्स के मन में भी यह रहता है, ये जो पैसे हैं, जिस अमाउंट से ब्रोकर अपनी बैंक एफडी दे रहा है या बैंक गारंटी के लिए कहीं कुछ उसकी चीजों को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, तो शेयरों के लिए तो पहले ही प्लेज और रिप्लेज का कॉन्सेप्ट आ चुका है, यानी शेयर आपके खाते में रहने हैं, केवल आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि ये प्लेज करना है या रिप्लेज करना है। सेम चीज अब फंड पर ही इंप्लीमेंट करने की तैयारी हो रही है। वाह, एक चीज और भी है, सबको पता भी होगा, फिर भी याद दिलाने की बात है कि 1 जुलाई से जो ये डीडीपीआई का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, यानी डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन, ये इंप्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद जो पावर ऑफ अटर्नी के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकेगा, तो आपके रास्ते, आपके जो निवेशक हैं, क्लाइंट हैं, उनके हाथ तो वैसे भी इससे मजबूत हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक मुझे मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं हमारा ब्रोकर है ना, अगर आप पावर ऑफ अटर्नी ना दो तो वो ट्रेड ही नहीं करता, वो मतलब मैं करते ही जहाँ दूसरी जगह खुलवा लो। तो अब ये 1 जुलाई से ये नियम लागू हो रहा है कि डीडीपीआई, डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत ही नहीं, आप ये डीडीपीआई देंगे उससे काम हो जाए। फिर ये एक अलग मैटर है, लेकिन अभी वाले मुद्दे पर बात करते हैं। और चोपड़ा साहब, जरा इस पर आपकी भी राय दीजिए, आप बड़ी गहरी पकड़ और समझ रखते हैं ये सारे मामलों की। तो अब जो डिस्कशन किया जा रहा है, अब इस पर फाइनल विचार कब होगा, कैसे होगा, रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन असबा की तर्ज पर जो प्राइमरी मार्केट में जो किया जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो गया, जितना अलॉटमेंट आया उतना पैसा निकल जाएगा, रिफंड का झंझट खत्म, सीधा पैसा कंपनी को चले जाता है। सिमिलरली यहाँ पर सीधा पैसा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को चले जाए, ब्रोकर को पैसा देने की जरूरत ही न पड़े और उतना ही पैसा जाए जितने के आपने शेयर खरीदे हैं। बताइए इसके फायदे नुकसान। अनिल जी, मुझे लगता है कार्वी के एपिसोड के बाद जो भी स्टेप्स सेबी ने, एक्सचेंजेस ने उठाए हैं और ब्रोकर्स का जो बीच में इंटरवेंशन था उसको घटाया है, चाहे वो पूल अकाउंट में शेयर्स रखने की बात हो या डायरेक्टली जो क्लाइंट्स के अकाउंट में जो शेयर्स होते थे वो उनके डीपी में हो जाए, या प्लेजिंग का मसला हो कि क्लाइंट्स को प्लेज करना पड़ेगा अगर उनको लेवरेज चाहिए तो, और इसके अलावा 50% कैश की रिक्वायरमेंट। पहले ऐसा होता था कि ब्रोकर्स क्लाइंट्स का पैसा यूज कर लेते थे, और ये कोई नई बात नहीं है, ये सेबी भी जानती है, एक्सचेंज भी जानते हैं, हम आप भी जानते हैं जो बाजार में है। और बहुत सारे ब्रोकर बंद भी इसलिए हुए क्योंकि उनको अपना कैपिटल डालने के लिए बहुत दिक्कत होती थी और वो क्लाइंट्स के फंड से ही सारा खेला खेल जाते थे और ब्रोकरेज इनकम आती रहती थी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे स्टेप्स हैं मार्केट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, और मार्केट में डेप्थ आएगी। जो ब्रोकर्स वेल कैपिटलाइज्ड हैं वो ही रहेंगे बिजनेस में, और जो फ्रिंज जो ब्रोकर्स हैं वो नहीं रह पाएंगे। और इससे ये होगा कि जो पैसा ब्रोकर यूज कर लेता था, स्प्रेड्स बना लेता था अपने, या अपना प्रोप्राइटरी ट्रेड्स कर लेता था, क्लाइंट के पैसे से दाएं बाएं हो जाता था, तो वो ब्रोकर के आधिपत्य से बाहर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है, मार्केट में डेप्थ आएगी इसकी वजह से, और मुझे लगता है हमारे मार्केट्स और ग्रो करेंगे, यहाँ से और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे पूरे सिस्टम से।
तो चोपड़ा साहब की तरफ से एकदम वेलकम स्टेप है और अच्छा स्टेप है। ये बाजार में मजबूती और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेगा। और कारवी के एपिसोड के बाद ये बात सही है, चोपड़ा साहब ने एकदम सही सटीक विश्लेषण किया। उसके बाद से ही सेबी इस बात पर लगातार कुछ न कुछ नियम बनाने की सोची और उस पर काम कर रही है कि किस तरह से क्लाइंट्स का पैसा ब्रोकर के पास सेफ रह सके, या फिर बिना ब्रोकर के इन्वॉल्वमेंट के किस तरह से पैसे और शेयर इनका लेन देन किया जा सके, जहां पर ब्रोकर का काम एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी तक सीमित रहे। राइट। तो ब्रजेश कब करवाने वाले हैं आप? चर्चा हो रही है और ये तो है ही कि जो सच बात है कि कारवी एपिसोड के बाद से इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि वैसा इंसिडेंट कोई नहीं चाहता, ना रेगुलेटर चाहता है, ना ब्रोकिंग कम्युनिटी चाहती है। और लार्जली जो ब्रोकिंग कम्युनिटी के लोग भी हैं जिनसे इस बात पर चर्चा हुई, उनका भी व्यू ये है कि हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें मत दो, हमें गलत काम अगर नहीं करना है, अगर 100 में कहीं एक किसी ने किया तो पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है कि ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये अगर आ जाए तो बढ़िया है, साफ सफाई जितनी हो उतना अच्छा है। जैसा कि बिल्कुल सही कहा चोपड़ा जी ने कि जो सीरियस प्लेयर हैं वो रहेंगे और जो नॉन सीरियस हैं वो बाहर जाएंगे। ठीक बात है। ट्रांसपेरेंसी लाने की तैयारी इस वक्त होती दिख रही है। बंसल जी की तरफ से भी कुछ विशेष टिप्पणी इस पर आती हुई। जी बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, फंड्स की तो बात हो गई। अनिल जी इसमें एक चीज मिसिंग है, जो डीपी में होल्डिंग होती है। अनिल जी कारवी ने काम और करा था कि ये जितने भी एचएनआईज होते हैं इनकी डीपी की होल्डिंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे होते हैं, उनको स्टोरी सुनाई जाती है। अनिल जी काफी ब्रोकर सुनाते हैं कि आपके स्टॉक डीपी में बढ़े हैं, आपको कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, तो हम आपको ब्याज देंगे, और दे स्टार्ट कॉल पुट में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली अनिल जी नुकसान होता है। और जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात हो रही है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी बैंक भी लेते हैं, एक्सिस सिक्योरिटी भी लेता है, आईसीआईसीआई भी लेता है। बिना उसके आप जब स्टॉक बेचते हो तो डीपी से स्टॉक निकलता नहीं है, वो सिर्फ इसके लिए होता है। और इसका बिगेस्ट मिसयूज अनिल जी इन्हीं चीजों में होता है। फंड्स तो सेफ हो गए हैं बट डीपी में जो होल्डिंग है वो सेफ नहीं है। जो लोग इनको परमिशन दे देते हैं वो कॉल पुट में खेल के अनिल जी पैसा उड़ा देते हैं लोग। इसके लिए भी आप एक बार आवाज उठाइए अनिल जी, कारवी में तो ये चीज हुई है। नहीं, पॉइंट सही है एकदम बंसल जी, वैलिड पॉइंट है और इस पर जरूर हम ब्रजेश बंसल जी का पॉइंट वैलिड है, पहुंचना चाहिए सभी तक। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल इस पे भी राय बननी चाहिए। सेफ्टी जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टर आकर देखिए शेयर खरीदे बेचे उसमें नुकसान करे समझ में आता है, लेकिन ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाए, ब्रोकर उनके शेयरों का मिसयूज कर ले, पैसों का मिसयूज करे, वो बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो बड़े बदलाव आ सकते हैं और आशा करते हैं सभी इस पर और सोच विचार भी करेगा। आइए 2:30 बज गए, ले लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स तो कमजोर हैं, 150 पॉइंट, ऐसे कमजोर नहीं बट हाँ सुस्त हैं। 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, 1/4% नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, ऊपर कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं आ रही, मिले जुले हैं। एशिया के बाजार काफी मजबूत है, जापान 1% ऊपर था, हांगकांग 2.25% ऊपर था। तो अगर आप देखें तो अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त हैं, यूरोप सुस्त है, एशिया मजबूत था और हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। क्या करना है सर? देखिए आज खराब क्लोजिंग होने के आसार पूरे हैं। 16,350 के नीचे क्लोजिंग होती है तो वो खराब है, और 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी खराब है। फिलहाल जो डेटा है वो कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता दूं, अब बचे हुए समय के लिए 16,400 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपको 3 बजे तक 16,425 के पार निकलकर टिकना जरूरी है, हरे निशान में लौटना जरूरी है, जो कि अब दूर की कोड़ी नजर आ रही है। क्यों? 16,400 के पुट पर 42 लाख शेयर हैं और 16,400 के कॉल्स पर 59 लाख शेयर हैं, जिसमें से 30 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। मतलब 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़ा है 16,400 पे, आधा 30 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। तो यानी कि आप मानकर चल रहे हैं कि 16,400 के नीचे आपको बंद होना है, करेक्ट? तो ये आपका हो गया 16,400, 425 हायर साइड पर है, वहां पर आए तो पोजीशन आपको हल्की करनी है। कम से कम डेटा अभी ये दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नीचे 16,300 हल्की फुल्की सपोर्ट है 53 लाख शेयरों का, और उसके बाद आप जिस रेंज में पहुंचेंगे दीप, जहां पर सपोर्ट लेगा, एकदम प्रिसाइजली बता दूं आपको, एकदम पक्का वाला जी बताएं। 16,240, 16,265। ओके, 240, 265, हाँ, 15 पॉइंट, 25 पॉइंट, 25 पॉइंट। हाँ, ये 25 पॉइंट की रेंज आपको अगला सपोर्ट मिलेगी 16,300 के नीचे। ठीक है, इमीडिएटली 16,300 है क्योंकि वहां पर 53 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। फिर 16,240, 265 की रेंज में जाकर आज डन फॉर द डे हो जाएगा अगर गए तो, नहीं तो 16,350 के आसपास और इसके ऊपर बंद होने की तैयारी कोशिश होती हुई दिख सकती है। लेकिन कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं मिल रही, और आज जिस तरह से सप्लाई पूरी स्क्रीन पर हुई ना, जिसको वो थोड़ा खराब ही कमर तोड़ने वाली है, जिसको आप कह सकते हैं। तो पहली चीज ये।
रिकवरी में 16,425 के ऊपर टिके हैं तो 16,500 पहुंचेंगे और वहां पर आपको थैंक यू वेरी मच पूरी तरह से कर ही देना है, क्योंकि आज भी 16,500 के ऊपर आप टिक नहीं पाए। 86 लाख शेयर वहां पर कॉल राइटर खड़ा है, दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। एक ही चीज अच्छी कि ओवरसोल्ड मार्केट है, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। यही मार्केट अगर हेवी होते तो धड़ाक से जाते थे एकदम। हाँ, तो आज हेवी नहीं है, मार्केट लाइट है, इसलिए आप धीमे धीमे नीचे जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती है। 20 पॉइंट ऊपर आता है, फिर 30 पॉइंट नीचे गिरता है, 40 पॉइंट ऊपर आता है, फिर 50 पॉइंट नीचे गिरता है। वो वैसा मार्केट होता हुआ आपको दिख रहा है। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 में एक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के पुट पर 27 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 25 लाख शेयर, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट, और 3 बजे तक आपको 35,100 के लेवल को ऊपर की तरफ होल्ड करके टिकना जरूरी है। नहीं करते हैं तो आप एक खराब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी भी आपको खराब होते हुए नजर आएगा, जो आपको 34,150 तक जाने की ताकत अगले 1-2 दिनों में रखता है। 34,150, 34,250 की रेंज तक वहां पर पहुंच सकता है बैंक निफ्टी भी। रास्ता खुलता है नीचे के लिए। 34,800 आखिरी उम्मीद है। इसके नीचे आप 34,675 और 34,575 दो लेवल आज भी देख सकते हैं, इन पर आपको नजर रखनी है। 35,100 के ऊपर टिके तो ही आपको सोचना है। बेसिकली जी 35,200-300 रेंज में भी बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग है। हर एक लेवल पर ऊपर में कॉल राइटिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो चुकी, तो अब थोड़ा बढ़ना आज मुश्किल है। एक ही कंडीशन पर बढ़ सकते हैं अगर डाउ फ्यूचर सपोर्ट करे, और वो सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ अब 170 पॉइंट नीचे है। तो डाउ फ्यूचर्स जैसे जैसे गिर रहा है, आप 2 इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे लॉन्ग पोजीशन हल्की करने का वक्त आता हुआ दिख रहा है आज की क्लोजिंग को देखते हुए। अंडरस्टूड। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। इतने दिन में नहीं हो रहे थे, कल थोड़ा हुआ निफ्टी में 16,500 के नीचे। बैंक निफ्टी में कल 35,000 के आसपास ही बंद हुए। कल मान लो कि आप निर्णायक रूप से बंद नहीं हुए, लेकिन आज तो निर्णायक रूप से शायद बंद हो ही रहे। अभी तक तो दिख रहा है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। पॉलिसी से पहले अच्छा किया सर आपने जब उस समय कहा कि अगर आपके टारगेट्स आ रहे हैं ना आपने तो मुनाफा बुक करके निकल। मैं बोला भी आज आप देखो उसके बाद कहाँ बैंक निफ्टी कहाँ तक पहुंचा, 35,500 के आसपास पहुंचा था ना। आज का है बता दो, 35,449। मैंने एक भी बार बोला देखो, हमने तो 35,350 से बोला अगर टारगेट आ गया कर दो। ऊपर का बढ़ेगा तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने बोला था। वो करने का ही नहीं। ये दीप इस मार्केट में कॉल सही चला जाए वही अपने आप में बड़ी बात है। कितना सही कितना गलत तो सेकेंडरी है, क्योंकि दोनों तरफ इस तरह के मूव है ना। आप जब तक तेजी का मूड बनाओ मार्केट घूम जाता है, जब तक मंदी का मूड बनाओ वापस ऊपर हो जाता है। तो यही है, तो शांति से जितना कम ट्रेड करें उतना बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे। बिगुल आपके लिए एक बार किरण जी का, और उसके बाद सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बताएं किरण जी। अनिल जी, ये स्टॉक मैंने बॉटम में पकड़ा था और उधर से बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। अभी ये टॉप बन गया है, ऐसा चार्ट पे संकेत आ रहे हैं। मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी पहले बताता हूँ, फिर उसके रीजंस बता देता हूँ। आईटीसी का 265 का पुट ऑप्शन बाय करना है, जो कि अभी ₹4.80 पे ट्रेड कर रहा है। 265 का पुट ऑप्शन ₹4.80 पे बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस ₹1 नीचे रखना चाहिए, ₹3.80 का। और जिस तरीके से हमने एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखा है, बुल स्ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये ऑप्शन 8 से 9 रुपए 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। इधर रिव्यू लेना चाहिए। अभी आते हैं कैश चार्ट पे इसके रीजंस के लिए। पिछले लगभग 10 दिनों का जो ऊपर में कंसोलिडेशन है, वो कंसोलिडेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 275 पे कई बार ये स्टॉक लगा है और उधर से हमने रिवर्सल देखने को मिला है। आज क्लासिक रिवर्सल है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और जिस तरीके से ये हो रहा है, मेरा मानना है कि मेरा पहला टारगेट 260 के आसपास होगा, जहां पे मैं रिव्यू लूंगा। अगर वो रुका नहीं तो मेरा मानना है कि 255, 250 ये तीनों लेवल्स इस महीने में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो पुट ऑप्शन बाय किया है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और आपको ये पूरी की पूरी लेंथ खानी चाहिए। बहुत अच्छे अपमूव के बाद ये करेक्शन आया है, तो मेरा मानना है कि अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आईटीसी का टॉप बन गया है। टर्म के लिए आईटीसी का टॉप बन चुका है, तो यहाँ पर बेचने की राय। पुट ऑप्शन तो आपको बता ही दिया है। अगर कोई फ्यूचर से वजह, पुट में तो क्या है, धीमे धीमे होता है काम। आईटीसी वैसे ही इतना धीमे और पुट में और धीमे, तो जरा एक बार फ्यूचर्स के लेवल भी बता दीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट। अनिल जी, 272 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 260, दूसरा टारगेट 255, तीसरा टारगेट 250। 250 तक की कमजोरी आईटीसी में देखने को मिल सकती है, ये मानना है किरण जी का। यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय आपके लिए आती हुई दिखे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बढ़ चार्ट्स पे, या वो किरण जी, या फिर वो आशु जी की तरह कि जहाँ पर सारे सब लोग लॉन्ग हैं वहाँ पर शॉर्ट कॉल दे दो।
नहीं अनिल जी, मैं ये सब नहीं देखता हूँ, मैं चार्ट्स ही देखता हूँ। मैं बेसिकली ये देखते हैं चार्ट्स पे कि कहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है अनिल जी। तो जहां पे ट्रैप्स हो चुके हैं और जहां पे कॉल राइटिंग ऑन द हायर साइड बहुत ज्यादा हो चुकी है, ऐसे अगर स्टॉक्स लेते हैं तो मेरा मानना है कि वो ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। तो सेम ही तो हुआ फिर, आशीष जी भी तो यही करते हैं। खाली आशीष जी क्या करते हैं, आशीष जी का बोलने का तरीका है, आपका थोड़ा सॉफ्ट है, बस फर्क क्या है फिर? सेम तो हुआ। कुणाल जी, कोई फर्क है किरण जी और आशीष जी में फिर? अनिल जी बहुत फर्क है अनिल जी। अभी जैसे किरण जी ने कहा वो केवल चार्ट से बंधे हुए हैं अनिल जी, चार्ट उनका कंपास है, चार्ट से फैसले करते हैं। और आशु जी अनिल जी चार्टिस्ट को देखकर फैसले करते हैं, तो बड़ा फर्क है अनिल जी। अच्छा, एक वो आपने वो सुना है, वो मतलब एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था, जरा कहा हमारे सारे एक्सपर्ट बताइए कि मतलब कौन सा वकील अच्छा होता है? हाँ। वकील वो अच्छा होता है जो कानून जानता है, करेक्ट। लेकिन जो महान वकील वो होता है जो जज को जानता है। तो इसका मतलब कुणाल जी, क्या आशु जी आप सबसे ज्यादा महान है इस फॉर्मूले के हिसाब से? अनिल जी वो तो बिल्कुल महान है अनिल जी, उसमें कोई दो राय नहीं है अनिल जी। चलिए आशीष जी, उनका तो अनिल जी अलग ही पैमाना है जी। परफेक्ट। तो ये है आईटीसी पर शॉर्ट कॉल किरण जी की तरफ से आता हुआ। आइए बढ़ते हैं। आशीष जी का ये फंडा क्लियर है, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। कांट इग्नोर, हाँ बिल्कुल। वो मतलब वो ऑक्सीजन की तरह है, हवा की तरह दिखते नहीं लेकिन है सब जगह एकदम। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। और थोड़ा लेट हो चुके लेकिन जल्दी से मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, इरादा तो रोज की तरह 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है कैश मार्केट के। बाकी अनिल जी आप आज 15 मिनट लेट आ रहे हो, हालांकि लेट आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और भी लेट होते तो भी फर्क नहीं पड़ता। बाजार बहुत ही डिफिकल्ट और एक मतलब लैकलस्टर मार्केट है। बिल्कुल, वो मुझे पता ही था फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं आराम से आया। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रोवर एंड वेल, GRAUWEIL। 68 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है ये कंपनी इंडस्ट्रियल पेंट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। ये भारत की पहली केमिकल कंपनी है जिसको एरोस्पेस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो एक दमदार कंपनी है, मतलब फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे। और इसके अलावा इनका एक रियल एस्टेट का भी बहुत ही अच्छा कारोबार है। एक शॉपिंग मॉल है इनका कांदीवली एरिया मुंबई के, आपके घर के आसपास 4,75,000 स्क्वायर फीट का मॉल है ग्रोवेल्स के नाम से। तो रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 15-16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 18-19%। एक जीरो डेट कंपनी और प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी 69.1% हिस्सेदारी। और ये स्टॉक अपने रिसेंटली अच्छे हाइज 85-86 के हाइज करके वहां से अच्छा खासा करेक्ट होके इन लेवल्स पे 68 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 75 का मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म का, और 65 का स्टॉप लॉस रखना है। 75 के टारगेट के लिए ग्रोवर एंड वेल में करें खरीदारी। बताएं सेठी साहब आज के लिए दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक एक दिग्गज कंपनी है ICICI सिक्योरिटीज, ISEC नाम का टिकर है NSE का। भारत की एक टॉप ब्रोकरेज फर्म है, बहुत ही अच्छी पेडिग्री है। ICICI बैंक की ग्रुप कंपनी है जिसमें ICICI बैंक अराउंड 74.89% स्टेक ओन करती है। ये स्टॉक भी इसके ईयरली हाइज है 900 रुपए के आसपास, और आज ये स्टॉक घट के 460-62 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक जबरदस्त कंपनी है। मार्च क्वार्टर के भी नतीजे बेहद ही दमदार थे और वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीयर्स से काफी सस्ता है। अगर आप एंजल वन से कंपेयर करें तो आधे के वैल्यूएशन पे मिलता है। इसका प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल अराउंड 10-11 का, जबकि एंजल वन वुड बी ट्रेडिंग एट क्लोज टू 21-22। बाकी जबरदस्त एक बिजनेस मॉडल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 61.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 57%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 67% का। और बाकी हमने देखा पिछले 2 साल में बहुत ही बड़ा इजाफा हुआ है भारत में रिटेल निवेशकों के नंबर्स का, तो उसका फायदा इन सब ब्रोकरेज कंपनीज को होना है। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे स्टॉक एक बहुत ही अच्छा खरीदारी करने का लेवल है, इसमें खरीदने की सलाह है। और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 480 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 455 रुपए का। 455 के स्टॉप लॉस के साथ 480 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये राय है आपके लिए ICICI सिक्योरिटीज में
सेठी साहब की तरफ से ग्रोवर एंड वेल दूसरा स्टॉक है जहां खरीदारी करने की राय। आइए करते हैं मुलाकात भसीन साहब से। 2:45 और 2-3 मिनट लेट है, जल्दी से करते हैं मुलाकात। भसीन साहब स्वागत है। बताएं सर, एक बार तो पहले अपडेट दें और साथ ही आउटलुक भी दें। थोड़ा आज फिर से ढीला होता दिख रहा है मार्केट 16,400 के नीचे। गुड आफ्टरनून अनिल जी। कल आपको ग्रासिम दिया था, बंधन बैंक, अपोलो टायर, तीनों अपने टारगेट से ऊपर हिट हो गए। अब इंट्राडे आपको प्रॉफिट बुक करना है अनिल जी, रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है। एन इवेंट इज ओवर, अब आपको आगे का देखना है। अब आप रोज डाउ फ्यूचर्स और आरबीआई पॉलिसी करते थे, वो हो गई, तो यहाँ लेने के मौके हैं। आज की सेल ऑफ इज अंडरस्टैंडेबल के 12 बजे देयर वाज लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग बिकॉज ऑफ द आरबीआई इवेंट, बट मुझे कोई दो राय नहीं, ग्लोबल रैली आ रही है, एक हफ्ते की बात है, तो 15-16 तारीख के बाद अपनी सीट बेल्ट तैयार कर लीजिए। इस समय लेने के मौके हैं जो आपको इकट्ठा करना है। और वॉलेटिलिटी आपके साथ ये भी मेरे हिसाब से 3-4 दिन में थम जानी चाहिए। तो आपके लिए 3 आइडियाज हैं जो आपको कहें तो मैं शुरू करूं। जी हाँ सर, प्लीज बताएं। अनिल जी आंखें बंद करके लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज का सेल ऑफ जिस कारण से भी आया है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिफेंस के लिए इट इज अ नो ब्रेनर, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक की बैलेंस शीट जैसा कोई मुकाबला नहीं इंडिया में, कोई पीएसयू नहीं। वैसे तो 2,500 जाएगा, अभी 1820-25 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 1774, टारगेट ऑफ 1950। मैंने वो परसों भी दिया था, 1950 का टारगेट आ गया था, ये 2 दिन में ही आ जाएगा। दूसरा बिग सेल आप देख रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फॉर स्टील प्राइसेस फ्रॉम जापान टू लेके लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे भी टाटा स्टील के बाद अब सेल की बारी है, तो सेल लीजिए 75-75 में, 73 का स्टॉप लॉस, 80 का टारगेट। और तीसरा नैल्को, हिंदुस्तान नेशनल एल्यूमिनियम, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और एल्यूमिनियम प्राइसेस आर स्टेबलाइजिंग, इसके मार्जिन हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। 93-93.50 में लीजिए, 90 रुपीज 50 पैसा का स्टॉप लॉस, 100 रुपए का टारगेट। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 3 सरकारी कंपनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL 1820-25 में खरीदना है आपको। कैश लेवल से ये मैं सारे बता रहा हूँ, 1774 का स्टॉप लॉस, 1950 का टारगेट। सेल खरीदना है 75 रुपये 50 पैसे के आसपास, 73 रुपये का स्टॉप लॉस, 80 रुपये का टारगेट, ये भी आपको कैश के लेवल से। नेल को खरीदना है 93 रुपये 50 पैसे के आसपास और 92 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस और 100 रुपये के टारगेट के लिए नेल्को में भी करनी है खरीदारी। तो 3 सरकारी कंपनी पर पॉजिटिव है, बुलिश है इस वक्त भसीन साहब। धन्यवाद सर, कल सुबह मुलाकात आपसे फिर होगी, सुबह 9:45 बजे। ये आपके लिए भसीन साहब की तरफ से पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे, ढेर सारे कॉल्स आपके लिए तैयार हैं। पहले जय का जैकपॉट, सिमी जी का नॉन स्टॉप भी है, सचिन जी के भी कॉल्स हैं, जय के लिए भी कुल। बताएं जय। अनिल जी, काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो वीक लग रहे हैं, बट काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने मिलेगा। बट एक वीक स्टॉक जो है वो है वोल्टास। इसका 980 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, जो भी मिल रहा है अनिल जी 37 रुपए में, 37 से 38 के रेंज में मिलेगा, 37 to 38 के रेंज में मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 28.20 का, 28 रुपए 20 पैसे का आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए यहाँ पे। पहला टारगेट अनिल जी यहाँ पे निकल रहा है वो है 4630 का, एंड सेकेंड टारगेट है 54 का। ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे वोल्टास का 980 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन है। जैसे अनिल जी एक पैटर्न हमने देखी थी टाइटन में, पीडी लाइट में, हालांकि पीडी लाइट में तो एक हमने डेथ क्रॉस ओवर कहा था, उसके बाद आप देखिए फॉल भी देखने मिला उसमें। यहाँ पे वो तो नहीं है, बट देन ये पैटर्न सिमिलर है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में आपको लगभग ये स्टॉक में 930-35 तक के लेवल स्पॉट में देखने मिल सकते हैं वोल्टास में। सो स्पॉट में 935 तक पूरी जाने के चांसेस है। अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कैप्ड है एट द लेवल्स ऑफ 1000 इमीडिएट बेसिस पर। 1000 के ऊपर जब तक बंद नहीं आता तब तक ओवरऑल वीकनेस इस स्टॉक में देखने मिलेगी नहीं। इवन दो मार्केट अगर साइडवेज रहा तो मे बी अगर बाउंस भी आया, बट गेन ओवरऑल इसमें मोमेंटम वीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हेंस यहाँ पे आप सेल पोजीशंस बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास में पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय। आइए बिगुल सिमी जी के लिए सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी।
अनिल जी, इससे पहले दो सेल कॉल्स दिए थे और दो सारे में टारगेट्स आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट में अभी सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट बाकी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी बनता है फैगन में। तो एक अभी जो मैं स्टॉक ले रही हूँ वो बाई कॉल है और ऐसा नहीं है कि स्टॉक वीक है, शॉर्ट कवरिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं है। ऑटो सेक्टर फोकस में रहना चाहिए और ऑटो में सारे स्टॉक बुलिश है। आज थोड़ा सा पॉलिसी का अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा हिचकिच कर रहा है, पर यहाँ से मुझे लगता है कि एक ही स्टॉक फोकस में रखना चाहिए और स्टॉक रैली को लीड करेगा अगर यहाँ से कोई रैली आता है तो। स्टॉक का नाम है मारुति। मारुति को मैंने इसलिए चूज किया है कि डेली चार्ट में देखिए एकदम लोअर लेवल से घूम रहा है। एक अच्छा रैली के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज था और कंसोलिडेशन का फेज खत्म हो चुका है। कल का सेशन में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था वॉल्यूम के साथ। आज पूरा दिन कल का हाई को होल्ड किया है और अभी ये स्टॉक डे हाई के आसपास है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत खरीदारी करके जाना चाहिए। जो पोटेंशियल है और जैसा फॉर्मेशन डेली चार्ट में दिखाया है, इसके बेसिस पर मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से 8100 के आसपास जाने के लिए तैयार है। अभी का जो मेरा टारगेट होगा वो है 7950 का पहला टारगेट, 7850 का दूसरा, 8000 का दूसरा टारगेट और 8100 का तीसरा टारगेट के लिए मारुति को खरीद कर चलेंगे। 7800 से नीचे स्टॉप लगाएंगे और पोजीशन को फ्राइडे तक होल्ड करेंगे। ये स्टॉक मारुति पिछला हाई को टेस्ट करने के लिए वापस से तैयार है, तो मारुति में खरीदारी करने का सलाह है। मारुति खरीदारी करने की सलाह है। 7800 का स्टॉप लॉस लगाना है, 7950, 8000, 8100, ये 3 लेवल्स के लिए। सिमी जी, आप पहले क्या बोल रहे थे, वो क्या किए बगैर खरीदना है, कुछ बोले बिना झिझक के? नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग के लिए खरीदना है। ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जो रैली में पार्टिसिपेट किया भी है और अभी जो मैं रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसको रिलीफ करेगा। वो नहीं, वो तो समझ गया, लॉजिक तो समझ गया। वो शब्द बताओ ना, वो क्या था? हिचकिच? फैगन रैली? नहीं, हिचकिच वो क्या था? समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपने बोला ना, कुणाल जी को शायद। रुको, मैं आप बोलो, रिकॉर्डिंग निकलवाऊं वापस, कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है बिना हिचकिचाए। हिचकिच हाँ, वो क्या होता है? वो गले में खराश है, विक्स का गोली लो, हिचकिच दूर करो, ऐसा है ना। वो ऐसे पूरा ऑटो आज हिचकिच कर रहा है। देखिए कल तक कितना पुलिस था, आज सुबह सारे एनालिस्ट में बाई कॉल में ऑटो को ही शामिल किया और उसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मेरा भी फेवरेट है, मैंने भी 7 बजे का फोनो में महिंद्रा एंड महिंद्रा का बाई कॉल दिया था, पर सुबह से कैसे ढीला पड़ गया है मार्केट के लिए, सेंटिमेंट खराब कर दिया है। ओके, गले में खराश, ये चार्ट के साथ दूर करो। ये काम आप ही कर सकते हैं और ये किसी पैनलिस्ट के बस की बात नहीं। हमारे फार्मा एक्सपर्ट इन हाउस बंसल जी, कभी आप ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं? करने की बात तो दूर है। नहीं अनिल जी, मैंने अनिल जी कर तो सकता नहीं। अनिल जी सोच तो रहा हूँ, मेरे को भी अनिल जी हिचकिच हो रही है कि कुणाल जी ने बजट पे सिमी जी को बुआ जी बोला था, सस्ते में अनिल जी छोड़ दिया। कल आपको अंकल बोला था, अनिल जी दिन भर ट्विटर पे लगे रहे, दिन भर ट्विटर पे थे अनिल जी, कभी ट्विटर पे कुणाल जी एक्टिव नहीं होते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि सिमी जी के साथ क्या हुआ, आप समझ में आया? हिचकिच के चक्कर में अनिल जी वो बच गए होते थे। जी अच्छा, सिमी जी कुछ जवाब दे रही। जी सिमी जी बोलिए। जी अनिल जी, कल मैंने एक्चुअली वो इवनिंग का शो, आफ्टरनून का शो मिस किया था। नहीं तो वो जो कल आप लोग जो जो वोट ले रहे थे ना ट्विटर पर, कौन यंग ज्यादा दिखता है कुणाल जी और अनिल जी में, तो उसमें से मेरा वोट मुझे डालना था और मैंने ऑन एयर में डालना था। तो अभी मैं वो उसका रिप्लाई दे सकती हूँ अगर आपका परमिशन मिले तो। अगर आप मेरे फेवर में दे रही तो दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती? नहीं, यहाँ पे तो यही तो बात है। मैं तो यहाँ पे वोट तो मैं कुणाल जी को करूंगी, इसके पीछे कारण है। जी बताइए। कुणाल जी को यंग दिखना ही होगा क्योंकि कुणाल जी मेरा भतीजा है। तो कुणाल जी अगर बुरा लगेगा तो मैं क्या करूंगी? मेरी तरफ से मेरा वोट सिमी जी, मेरा वोट भी कुणाल जी को, मेरा वोट भी कुणाल जी को। अगर ये कंडीशन है तो मेरा वोट भी कुणाल जी को। चलिए बढ़ते आगे। सचिन जी तैयार है बिल्कुल उनके लिए BTS डबल टी का। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर
कैनफिन होम्स में अभी भी वीकनेस है। इनफैक्ट जिस तरीके से वापस इसने 460 का लेवल तोड़ा है, तो लगभग मुझे लग रहा है इसका जो रीसेंट एक स्विंग है बनाया था अराउंड 440 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस आपको बनानी है कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 466 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। कल के लिए या फिर 1.5 दिन का टारगेट होगा लगभग अराउंड 450 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 440 का। आपके लिए कैनफिन होम्स पर बिकवाली किराया एक एक करके आपके लिए सेल कॉल्स ही आ रही हैं और ज्यादातर सेल कॉल्स अब बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ आती हुई दिख रही हैं। इस बीच रियल एस्टेट स्पेस, इस पर रखनी है नजर क्योंकि पॉलिसी के बाद यहां पर भी अच्छा एक्शन आया था। इनफैक्ट अभी भी कुछ स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं, हालांकि ऊंचाई से रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं, बट अभी भी होल्ड आउट कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट था पॉलिसी में जिसकी वजह से रियल एस्टेट पर आपको एक स्पेशल फोकस करना चाहिए? आई समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, गवर्नर साहब ने जो है बयान दिया उसके बाद देखें तो एक सेंटिमेंटली चीज पॉजिटिव निकल कर आई है कि आरबीआई ने जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए जो हाउसिंग लोन की सीमा इसे बढ़ा दी गई। अब तक अगर आप देखें तो टियर 1 शहरों में कोऑपरेटिव बैंक करीब 30 लाख तक का लोन देते थे, अब ये जो है बढ़ के सीधा 60 लाख हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप देखें तो जो दूसरे शहर जहां पर 70 लाख तक की लिमिट थी, अब वहां पर करीब 1 करोड़ 40 लाख तक की जो लिमिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो लिमिट बढ़ा दी गई है और इसके चलते देखिए माना जा रहा है कि अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी अपने जो रेट्स हैं इसे और कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो ये क्लोज भी नहीं है कॉम्पिटिशन में, क्योंकि इनके ऊपर कैपिंग थी, ज्यादा लोन दे नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव बैंक के पास भी अपना एक एज होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब इनके पास जो सीमा है वो बढ़ गई है, तो इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। ना कि सिर्फ कंज्यूमर एंगल से, अगर आप बिल्डर्स के हिसाब से भी देखें तो इनके लिए भी बढ़िया, अपनी लोन बुक को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। पीएसयू बैंक से, प्राइवेट बैंक्स के बाद अब ये डेवलपर्स जो है कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन ले पाएंगे। और जो कोऑपरेटिव बैंक से जितने कुल असेट्स हैं इनकी 5% तक की वैल्यू के लोन जो है डेवलपर्स को दे सकते हैं, तो इनके लिए भी काफी बढ़िया है। और जो छोटे शहर हैं जहां पर कोऑपरेटिव बैंक की रीच काफी बढ़िया, पकड़ बढ़िया होती है, इनको फायदा देखने को मिलेगा। तो बाजार ये आगे जाकर सोच रहा है कि यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुछ रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए कोल्टे पाटिल है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, अजमेरा आशियाना हाउसिंग, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक है जहां पर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो पूरा रियल एस्टेट पैक जो है तेजी दिखा रहा है। पूरा रियल एस्टेट पैक तेजी दिखा रहा है। अच्छी खबर है, ज्यादा सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। इसका इंप्लीमेंटेशन जब होगा, फाइनल गाइडलाइंस जब आएंगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बट डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। और इसलिए देखिए सारे रियल एस्टेट काउंटर्स आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़कर ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। आइए स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या है इस समय की स्ट्रैटेजी? सर कल वीकली एक्सपायरी है, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बियर पुट स्प्रेड लेंगे और 35,000 की हम पुट ऑप्शन लेंगे और उसके अगेंस्ट हम 34,700 की पुट ऑप्शन बेचेंगे। ये 125 रुपया प्रीमियम में बनती है, यानी 35,000 की आपको पुट लेनी है और 34,700 की बेच देनी है। 125 रुपया प्रीमियम लग रहा है। स्टॉप लॉस हमें 50 रुपया रिस्क का रखना है, यानी 50 रुपया लॉस जब होने लग जाए इनटू लॉट साइज आपको निकलना है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट 34,700 की तरफ आनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि आज आरबीआई पॉलिसी आने के एक आध घंटे में काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई, कॉल अनवाइंडिंग हुई, और उसके बाद जब पॉलिसी खत्म हो गई उसके एक घंटे के बाद पुट्स बहुत ज्यादा कटी है और पुट्स में बहुत तेजी से अनवाइंडिंग हुई है और मार्केट नीचे आई है। तो ऐसा लग रहा है कि, और दूसरी बात है कि वीकली ब्रेकडाउन भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। तो यहाँ पे 35,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे फ्यूचर्स है। अगर आज 35,000 के नीचे क्लोजिंग हमें मिलती है 34,900 की तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि 34,700 34,600 की तरफ आ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड ले रहे हैं। जो 35,000 की पुट लेनी है, 34,700 की बेचनी है, 125 में बनानी है, 50 का स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें 100-125 रुपये प्रॉफिट का रखना है। 35,000 की एक पुट खरीदें, 35,700 की पुट बेचे, ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय इस समय आती हुई दिख रही है। 35,700 की बेचनी इतनी दूर की नितिन जी? 35,700 हाँ 34,700 की। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की राय। ओके, क्या कॉस्ट क्या आएगी इसकी? और टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 125 की और टारगेट रख के, स्टॉप लॉस रख के 50 का टारगेट क्या रखना है नितिन जी? टारगेट इसका 250 का रखना है, यानी 50 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं। रिस्क टू रिवार्ड 1:2 रखेंगे, यानी ये 250 रुपए स्प्रेड हो जानी चाहिए। ओके, 34,975 के आसपास निफ्टी इस वक्त बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदने की राय
नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। धन्यवाद नितिन जी। बैंक निफ्टी पे भी कोई राय है या सिर्फ निफ्टी? बैंक निफ्टी में हम बियर पुट स्प्रेड ले रहे हैं। निफ्टी में भी डेटा देखेंगे जी वीकनेस का ही बन रहा है, बट थोड़ा सपोर्ट है 16,300 के आसपास। बैंक निफ्टी अगर 35,000 के नीचे ब्रेक होती है, इनफैक्ट 34,900 के नीचे स्पॉट ब्रेक होता है, तो फिर उस केस में बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी वीकनेस बढ़ सकती है। ओके, तो ये राय है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आइए बढ़ते आगे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में आज एक खास बात का ऐलान किया गया है, और वो ये कि यूपीआई की मदद से अब आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। क्या कुछ ऐलान हुए, इसका क्या असर है, किन शेयरों पर है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमान। अरमान बताइए, यूपीआई के जब जो कार्ड से पेमेंट किया जा सकेगा, इसकी क्या मायने है, किस पर असर पड़ेगा? देखिए सर, सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये कि जो रुपीआई के क्रेडिट कार्ड का अब जो यूज़ बढ़ेगा, तो कौन सी कंपनियां या कौन से ऐसे हैं जो रुपये का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी इशू कर रहे हैं। तो उस सूची में आपको जो मैक्सिमम नाम दिखेंगे वो पीएसयू बैंक्स के दिखेंगे और एसबीआई कार्ड्स के दिखेंगे। जो आप रुपये की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि किन किन कंपनियों के नाम दिख रहे हैं आपको। पीएनबी, आईडीबीआई, यूनियन बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, बीओबी, ऐसे आपको दिखेंगे जो इनके मुख्य नाम है। फिलहाल में जो रुपये क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर है वो फिलहाल 20% है। अब उसी के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, जो इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहा है कि क्या अब जैसे आप पहले, अब अगर मान लीजिए जो टमाटर की बात जो हमारे गवर्नर साहब ने कही थी, उसके साथ आप ये भी लिंक कर सकते हैं कि अगर अब मुझे मार्केट में टमाटर भी जाके खरीदना है ना, तो मैं अब उसको क्रेडिट कार्ड से मैं जितना इजीली हैजल फ्री डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, वैसे मैं यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूं। तो इससे क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है वो काफी तौर पर बढ़ने के साथ साथ है। अब उसके साथ एक तर्क यह आया था कि गूगल पे ने ऑलरेडी मास्टर कार्ड के साथ ये टाइप कर रखा है क्रेडिट कार्ड का, तो अगर उसमें अच्छी बढ़ोतरी नहीं मिली तो इनको इससे क्यों बढ़ोतरी मिलेगी। उसका लॉजिक ये है कि जो गूगल ने जो टाइप किया था उसमें एक चीज है कि जब आप उसको टोकनाइजेशन बोलते हैं, पर उस प्रोसेस में होता क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, पर उसमें आपको ट्रांजैक्शन एक बार तो आपने डिटेल डाल दी, पर उसके बाद वापस आपको बार बार सीवीवी और ओटीपी वो वापस डालना पड़ता है। तो वो मतलब वो टाइम को एक्सटेंड कर देता है, इस कारण वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब जो है, अब मैं जैसे मैं डेबिट कार्ड के लिए सिर्फ एक मेरे यूपीआई पासवर्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करता हूँ, वैसे ही कर लेता हूँ। तो उस कारण जो पेमेंट गेटवे हैं जैसे पेटीएम है, हो सकता है इनको भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ मिले। ओके, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये सेफ्टी वाइज भी सर अगर आप सोचें तो ये बेटर है, क्योंकि अभी तक आपका बैंक अकाउंट लिंक था, डेबिट कार्ड लिंक था, मिसयूज हुआ तो आपका सीधा अकाउंट से पैसा जा रहा है, फिर वो ब्लॉक होगा, रिवर्सल प्रोसेस है। करेक्ट। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो रहा है तो वो सेफ्टी वाइज थोड़ी सेफ्टी बढ़े। सो बेसिकली अभी हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो या तो हमें स्वाइप करना होता है, कई दुकान पे या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। दूसरा तरीका हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बदलाव क्या होगा कि हम सर, अब बदलाव ऐसा है कि जैसे अब मैं ऑनलाइन अगर जैसे मैं यूपीआई के थ्रू क्या होता है कि अगर मैंने एक बार मैं डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दी, तो उसके बाद अब मैं जोमेटो पे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ मेरा यूपीआई का पासवर्ड डालना है और ट्रांजैक्शन हो गया। बस बार बार वो स्वाइप करने की, बार बार डिटेल डालने की जरूरत नहीं, और उसके साथ साथ ग्रिड देने की जरूरत नहीं, ओटीपी देने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। और सर उसके साथ साथ अब मैं जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, कहीं पर भी अगर कुछ भी खरीद रहा हूँ, मान लीजिए समोसा भी खरीद रहा हूँ, तो अभी तो क्या है, मैं यूपीआई से ट्रांजैक्शन स्कैन कर रहा हूँ तो मेरे डेबिट कार्ड से कट रहा है, तो अब ये डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड भी लिंक हो जाएगा। तो मतलब मैं समोसे जैसी चीज भी मैं क्रेडिट कार्ड पे खरीद कर सकता हूँ। स्मॉल टिकट। हाँ, मतलब 10 रुपए की कटिंग चाय भी पीनी है तो भी आप आराम से उससे पी लो। समोसा थोड़ा महंगा आता है। मतलब छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन अब क्रेडिट कार्ड पे होने लगे। सर उसमें एक और तर्क जो सुनने में आया वो ये चीज है कि लॉजिकल भी लगा जो सुनने के बाद, कि अगर जैसे मेरा जो डेबिट कार्ड का है वो तो मेरा सेविंग अकाउंट में है पैसा, और सेविंग अकाउंट पे तो ब्याज मिलता है, और क्रेडिट कार्ड में मेरे को 30-45 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगता। तो मैं ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड की जगह जो सेविंग्स अकाउंट में करूँ उससे तो क्रेडिट कार्ड में कर लूँ, क्योंकि 30-40 दिन तक मेरे को उस पर ब्याज भी नहीं लगना, और यहाँ पे तो मेरे को ब्याज मिलेगा भी सही सेविंग अकाउंट पर। जिंदगी में सारी बुरी आदतें हैं ना जो लगती है वो मुफ्त से लगती है। पहले आपको अपने दोस्त लोग कुछ मुफ्त में खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर आदत पड़ जाती है। यही क्रेडिट कार्ड वालों का भी सिस्टम है। पहले आपको 35, 40, 50 दिन की मुफ्त में आपको क्रेडिट पीरियड देते हैं, फिर लत लगा देते हैं, फिर लोगों को लगता है कर दो आ जाएगी 40-45 सैलरी आएगी उसमें से कटा लेंगे। आपके लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए। आपकी तो सैलरी बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, आपको तो ये सारी दिक्कत आती थी, है ना? जी सर। अब हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं अटक गया। लेकिन हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप यूपीआई सिस्टम के थ्रू अब आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। चोपड़ा साहब, क्या एसबीआई कार्ड जैसी कंपनियों के लिए अच्छी बात है? क्या आपको पसंद है? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि जो पेमेंट्स का जो अरेना है, जो जिस एरिया में काम करते हैं, तो वो ब्रॉडन हो रहा है। और
जहां तक कार्ड्स की बात करें तो अब पहले ऐसा होता था कि क्रेडिट कार्ड एक लग्जरी होती थी, अब क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों के हाथ में पहुंच गया और अब ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं, ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं जो आपको वैसे क्रेडिट देते हैं, ऐप्स के थ्रू आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल क्रेडिट कार्ड बिजनेस को देखें तो इसमें कंपटीशन बहुत आ गया है। आप और हम उस जमाने से शायद जब बहुत कम ऑप्शंस होते थे, बहुत कम बैंक्स क्रेडिट कार्ड देते थे, फॉरेन बैंक्स देते थे, इंडियन बैंक्स बहुत कम क्रेडिट कार्ड्स इशू करते थे। मगर अब जो मुझे लगता है कि जो पेमेंट्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो चुका है, मार्केट बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है। तो ऐसे में पैसे कमा पाना किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा कठिन है और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि एक अपसाइड देखने को मिल सकती है SBI कार्ड में, मगर बहुत ज़्यादा कुछ होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तो अभी तो फिलहाल मैं दूर रहना चाहूँगा SBI कार्ड से, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं आज की डेट में, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं जिससे हम पेमेंट्स कर सकते हैं और उसमें क्रेडिट भी मिल जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, बहुत सारे ऑप्शंस पैदा हो गए हैं। हाँ, थोड़ा ब्रॉडन हो गया है, अगर आप पेमेंट्स करना चाहते हैं UPI के थ्रू वो एक अच्छी चीज़ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस ही खत्म हो जाए और बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस खड़े हो जाए जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके फ़ोन के द्वारा हो। कन्वीनियंस तो वो आ ही जाएगी, सब कुछ अब आप एक फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, एक कॉमन ऐप हो जाएगी आपके लिए जिससे आप सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स लिंक कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस की बात भी है, बट फिलहाल SBI कार्ड पर एक अच्छा स्पाइक आया है इस खबर आने के बाद। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का, जय का जैकपॉट। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या है इस समय की स्ट्रैटेजी? जी गुड आफ्टरनून दीप। कुछ समय पहले रियल एस्टेट स्टॉक्स की आप बात कर रहे थे, उसमें से एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसका 1360 के स्ट्राइक का कॉल खरीदने की सलाह है, 50 पे मिल रहा है। 325-75 के आसपास दीप इसका 325 का लॉट साइज है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है बिकॉज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 38 का, सो 12 पॉइंट का केवल एक स्टॉप लॉस है। 50 पे खरीदे, 38 का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट दीप इसका जो निकल कर आ रहा है वो है 64 का, 64 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी एट 72। सो 64 एंड 72 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है दीप के अमॉन्ग द रियल एस्टेट कंपनीज इसमें भी एक अच्छा आपको रिकवरी तो आज देखने मिली, इनफैक्ट 1.25 से 1.5% ऊपर है आज, बट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक अहम सपोर्ट है 1330 का, एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल देखने मिल रहा है। ऊपर में लगभग 1400 तक के लेवल्स हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं दीप। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज में इसका 1360 का कॉल खरीदे। इनफैक्ट दीप एक कैश का ऑप्शन भी है मेरे पास, जैसे ही आपको टाइम मिले मैं वो भी दे देता हूँ। जय बताएं एक बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीप आज अनडाउटेडली जो क्लोजिंग है बाजार में, जैसे निफ्टी में 13,400 के नीचे बंद है, आने के पूरे चांसेस, अब 20 मिनट देखते क्या होता है, एंड देन चांसेस तो है। एंड बैंक निफ्टी में 35,000 के आसपास है, मे बी उसके नीचे क्लोज दे दिया तो रिकवर कर जाए, बट देन एक कॉन्ट्रा बैट में बैंक निफ्टी में लेना चाहूँगा। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सही लग रहा है बिकॉज आई थिंक देखिए 35,000 से लेके 34,800 की जो रेंज है वो एक अच्छा सपोर्ट प्रूव हुआ है। 2 बार हम देखें कि 800-850 तक गया। कल भी एलिन जी ने वहाँ पे कॉल दिया था, ज़्यादा मुझे याद है विश्वेश ने दिया था, मैंने भी बने रहने की सलाह दी थी, और 35,400 तक के हमारे टारगेट थे 400-450, और वो आज आते हुए देखने मिले भी। सो लेवल्स टेस्ट हुए दीप ऊपर में आज, और वहीं से फिर से सेलिंग आई 400-450 से, एंड फिर से वही लेवल पर आया है। कौन सा 34,800 35,000 के रेंज में। आई थिंक वन मोर टाइम यहाँ से एक आपको तेजी करके आप चल सकते हैं। यहाँ पे 35,100 के स्ट्राइक का आप कॉल खरीदिए, 125 पर मिल रहा है 125 पर, एंड सिंस 25 का लॉट साइज है तो आप ये हीरो जीरो कॉल मानिए थी, 125 पे खरीदे विदाउट एनी स्टॉप लॉस। कल एक्सपायरी है, एंड कल ही एक्सपायरी का ये रिकमेंडेशन है मेरा 125 का। यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट रहेगा दैट वुड बी एट 260। मेरा ये मानना है कि 270 तक पहले जा सकता है, सो 260-270 तक के पहले टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखने मिले। अगर उसे कामयाब हुआ उसके ऊपर जाने के लिए, देन जो नेक्स्ट एक लेवल देखने मिलेगा इसमें वो फिर 35,350 का रहेगा थी, तो उस लिहाज से इसका टारगेट लगभग 350 का हो जाएगा। सो 260
350 ये दो टारगेट्स बनेंगे 35,000 के कॉल में बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रा बैट है, रिस्क रिवॉर्ड सही लग रहा है। और जो मैंने आपको व्यू बताया वो कि 34,800 मैं देख रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऐसा हो भी सकता है दीप कि कल आपको मे बी बिकॉज ऑफ द वीक यूएस मार्केट्स और मे बी बिकॉज ऑफ द यूरोपियन मार्केट्स ऐसा हो भी सकता है क्लोजिंग सही ना और एक बार नीचे खुले एंड देन फिर आफ्टर रिकवर हो जाए सो हेंस स्टॉप लॉस 0 दिया है, दूसरा कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया है। टारगेट 260 350 बैंक निफ्टी का 35,100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। तो जय कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं? एक कॉन्ट्रा बैठे अनिल जी, बिल्कुल हीरो जीरो ही हो गई सर एक तरह से। हीरो जो कल वाला ही है ना ये तो। यस अनिल जी। और इसमें स्टॉप लॉस डालना नहीं है 125 पे, ये तो क्या स्टॉप लॉस लगाना, राइट? परफेक्ट अनिल जी। 260, 270 और 350 तीन टारगेट रखे हैं आप बैंक निफ्टी का। 34,950 के आसपास इस वक्त फ्यूचर्स स्पॉट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये है जय की तरफ से एक तरह से हीरो या जीरो ट्रेड मान सकते हैं आप। इंटरेस्टिंग है ना, ठीक बात। एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जगह कि शायद को शॉर्ट कमिंग। एक्चुअली बैंक निफ्टी में सर 200 पॉइंट की रिकवरी भी आई है अभी थोड़ी देर पहले, वापस 35,000 के लेवल पर आ रहा है बैंक निफ्टी। थोड़ा नीचे से रिकवर भी करते हुए दिख रहा है। इस रिकवरी में आप एक प्ले कर सकते हैं, तो नगद नजर रखते हैं इस पर। और एक स्पेस जो बाजार में हमें पसंद आई रही है वो है आपके सारे के सारे ऑटो काउंटर्स भी, तो उस पर भी रखिए नज़र। और नज़र रखते हैं ऑटो काउंटर्स के लिए कुछ खबरें भी आई हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले एक दो काउंटर्स हैं जहाँ पर एक मूव आ रही है। एक स्ट्राइड्स फार्मा का चार्ट देख लीजिए और एक डॉक्टर लाल पैथलैब्स का चार्ट देख लीजिए। भसीन साहब आज सुबह डॉक्टर लाल के बारे में बात भी कर रहे थे, उस पर भी एक अच्छा स्पाइक है और स्ट्राइड्स पर एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जरा किरण जी स्ट्राइड्स का चार्ट देखें, अभी अभी एक स्पाइक आया, क्या चल रहा है सर इसमें? किरण जी म्यूट है ऑडियो सर। सॉरी दीप। स्टार का जो चार्ट पैटर्न है वो अगर देखते हैं तो काफी अच्छे बेस बिल्डिंग के बाद एक मूव देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी अपमूव आ जानी चाहिए। एक अच्छा बेस 320 318 इन लेवल्स पे हो चुका है, तो मेरा मानना है कि 315 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में मेरा पहला रेजिस्टेंस 340 के आसपास होगा, जहां पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर निकल जाए तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक नए दायरे खुलते नजर आएंगे। 360 365 के भी देखने को मिलेंगे, जहां पे बाकी के फार्मा स्टॉक्स थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद आउट परफॉर्मेंस की ओर चलते नजर आ रहा है। एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, अगर ये 340 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है। और दीप मेरे लिए एक प्लीज बिगुल बजवाइए। बिगुल किरण का कमाल। जी सर बताएं। देखिए ऑटो स्टॉक्स के बारे में आप बात कर रहे थे और ऑटो स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस टीवीएस मोटर में देखने को मिल रहा है। 748 का फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है, इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 740 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 765 770 एक से दो दिनों के दिन में देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा तरीका रहेगा 750 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी लगभग 25 रुपए 20 पैसे पे मिल रहा है, वो लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 21 रुपए का होना चाहिए और टारगेट्स के लिए 33 लेवल्स के टारगेट्स कल दोपहर तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, कल दोपहर तक के लिए आपको खरीदारी करनी है। ऑटो बाय कॉल जहां भी आ रहे सिर्फ ऑटो स्टॉक्स में। सुबह महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी सिमी जी ने मारुति पसंद किया, इधर टीवीएस मोटर्स पसंद है हमारे किरण जी को, तो खरीदारी सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होती हुई दिख रही। तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन आपके लिए भरपूर होता हुआ दिख रहा है, इन्हीं पर रखनी है नज़र। जी बिजनेस की तरफ से आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में, उस पर भी हम करेंगे फोकस। थोड़ी देर में बताएंगे आपको क्या है खबर और क्या कुछ एक्शन होने की तैयारी में है। आइए उससे पहले एक बार जल्दी से एक्शन बाजार की तरफ देख ले। दीप थोड़ी सी रिकवरी के संकेत बन रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आने की कोशिश हो रही है, 16,350 पर निफ्टी और 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी। तो आखिरी 10-12 मिनट बचे, लेट्स सी क्या कुछ होता है, उस तरफ बढ़ने की कोशिश होती है जी। तो चलिए नजर रखते हैं। थोड़ी रिकवरी के आसार आ रहे हैं। स्ट्राइड्स के हमने मूव देखा था। एक डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर भी राय लेनी है। सिमी जी जरा इसका चार्ट देखें, डॉक्टर लाल में भी एक थोड़ी मूव आ रही है। चार्ट्स क्या कहते हैं इसकी?
दीपांशु, मुझे लगता है कि पूरा फार्मा में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग तो नहीं है, क्योंकि ये रैली सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये मालूम नहीं है। पर जो भी है, जिन्होंने आज सुबह से डॉक्टर लाल में इन्वेस्टेड, मतलब जिन्होंने आज सुबह से लॉन्ग पोजीशन लिया है, उन लोगों के लिए मैं तो होल्ड करने का ही सलाह दूंगी, क्योंकि आज ये स्टॉक चल रहा है। पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मैं बता देती हूँ। वो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है करीब 2250 से 2280 के बीच में है, और 2280 बस 2250 का रेंज अगर पार करके आगे निकलेगा तब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम 100-150 पॉइंट के अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैं स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करने के लिए कहूँगी। 2250 से 2280 मेरे लिए पहला हर्डल है स्टॉक के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पहला हर्डल स्टॉक पर डॉक्टर लाल पैथलेब। आइए बढ़ते हैं आगे और एक एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं आशीष चतुर्वेदी। आइए जानते हैं क्या है रिसर्च उनके पास। आशीष बताइए, किस स्टॉक किस सेक्टर पर की है आपने रिसर्च? सर, स्टॉक है बलरामपुर चीनी और सेक्टर है शुगर सेक्टर। यहाँ पर देखें तो नेगेटिव व्यू बनता हुआ जा रहा है। आज इस्मा जो कि इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इसकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि इस सीजन में जो है मौजूदा सीजन जो शुगर सीजन होगा, इसमें 3.6 करोड़ टन के चीनी का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे अगर आप देखें तो ये नेगेटिव काफी माना जाएगा, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से जो रॉ शुगर की कीमतें हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही देखें तो शुगर की कीमतों में 5% की गिरावट आ चुकी है, और ब्राजील की तरफ से भी जो धीरे धीरे आउटपुट है वो बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट के ऊपर सीमा लगी है, खबरें आ रही हैं कि केन पर एमएसपी बढ़ सकता है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो काफी हद तक जो इतनी भी खबरें शुगर स्पेस के लिए आ रही हैं, इसके चलते माना जा रहा है कि काफी नेगेटिव व्यू बन रहा है। स्टॉक प्राइसेस में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए इस सीजन में 6 जून तक की देखें तो 3.5 करोड़ टन का शुगर उत्पादन ऑलरेडी हो चुका है, यानी देश में सरप्लस शुगर है, कीमतें बढ़ नहीं रही, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट की सीमा लग चुकी है और वहां पर जो कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं, फिलहाल 18 सेंट्स के आसपास आ चुकी हैं। तो सर काफी नेगेटिव व्यू बन रहा है पूरे शुगर स्पेस पर। शुगर स्पेस पर काफी नेगेटिव व्यू बन रहा है, काफी तेजी से दाम गिरे हैं, बट काफी तेजी से दाम गिरे हैं सर। दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और जो सावधानी रखने वाली है। पहली चीज तो ये कि इंटरनेशनली भी प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। अब हर एक लेवल पर शुगर की प्राइसेस में सप्लाई आ रही है इंटरनेशनली। रो शुगर के दाम 3 दिनों में 5% घटे हैं, और बाकी भी अब। अच्छा, दूसरी बात, इंटरनेशनली एक इशू और है, ब्राजील में भी क्रॉप बहुत फसल बहुत तगड़ी होने की बात की जा रही है, वहां पर भी, तो वहां से भी सप्लाई आपको आएगी। तो इंटरनेशनली दाम बहुत शुगर के ऊपर रहना मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे लोकल मार्केट्स में भी ओवर सप्लाई है ऑलरेडी। 67 वो 0.67 मिलियन टन का तो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा ही है स्टॉक, प्लस आप ये और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 मिलियन टन, तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक हो ही गया कंजम्पशन से ज़्यादा, तो वो आपको सप्लाई, तो दाम तो बढ़ने से रहे। वैसे पिछले साल भर में शुगर के दाम बढ़े तो है ही नहीं, करेक्ट, मेंटेन ही है, तो अब तो बढ़ने की संभावना है ही नहीं। और तीसरी चीज है कि आपको एक्सपोर्ट की भी लिमिट 10 मिलियन टन की है, जो लगभग आप उतना ही कर रहे हैं। अब कहने के लिए कह सकते हैं कि 10 मिलियन टन की लिमिट है, उतना ही तो कर रहे हैं, लेकिन अब एक्सेस प्रोडक्शन है, उसका क्या करोगे? एग्जैक्टली, तो आपको दाम घटाने ही पड़ेंगे। तो वो एक और चीज देखिए, अगर शुगर साइकिल इतना बढ़िया मजबूत अच्छा चल रहा है, आज ही आपने देखा उत्तम शुगर के प्रमोटर्स ने शेयर बेचे, वो भी कुछ इंडिकेशन करता है। अगर प्रमोटर के अच्छा खासा अमाउंट, अच्छा खासा, हाँ। आज पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां 3-4 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करी, तो आपके 12-13 का पी मल्टीपल बलरामपुर चीनी का महंगा हो गया। अब एक ही चीज है जो शुगर स्टोरी को सपोर्ट करती है, वो है इथेनॉल की। अब इथेनॉल में भी क्या है, 10% की ब्लेंडिंग तो आपकी अचीव हो चुकी है। सो इमीडिएटली आपके लिए ब्लेंडिंग बढ़ाना जरूरी नहीं है। अब धीरे धीरे 20% तक जाएंगे, तो जब तक जाएंगे तब तक तो अब 10% वाला तो आपका समय से पहले ही हो गया और वो प्राइस में भी आ गया। तो इथेनॉल अगर आप बढ़ाएंगे भी, ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे भी, जो होगा भी नेचुरली होगा, वो क्रूड जब तक ऊपर है तब तक वो हो गई। तो इसलिए वो उस स्टोरी में भी समय है। तो मेरा ये समझना है कि अब धीमे धीमे शुगर शेयरों में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करें, या तो स्टॉक अच्छा 15-20% करेक्ट हो जाए तब आप खरीदिए, तब भाव रीजनेबल हो जाए, क्योंकि आप इतने महंगे आप शुगर शेयर खरीदेंगे तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इंतजार करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ फिर इथेनॉल की स्टोरी को ही खेलना है और उसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट इथेनॉल वाली स्टोरी का जो मूव आएगा उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आई थिंक शुगर कंपनियों में अगर आपके पास है, अच्छा प्रॉफिट है, थोड़ा बुक कर लीजिए, नीचे के लेवल पर जगह रखिए, पार्टली तो बुक कर ही लीजिए,
बाद में अगर बढ़ जाए तो बचे हुए प्रॉफिट बुक करिए, घट जाए तो आपके लिए लेने की जगह रहेगी। तो थोड़ा शुगर शेयरों में अब मुझे लगता है, याद है सर जिस दिन एक्सपोर्ट लिमिट आई थी उसी दिन आपने कह दिया था कि अब प्राइस ऊपर जाने के ट्रिगर सब नहीं, आप देखिए वहां से फिर सारे गिरे 8-10% सब नीचे आ गए। उस दिन काफी लोगों को लग रहा था कि नहीं वो तो 10 मिलियन टन की तो लिमिट है, उसमें नया क्या हुआ? बराबर है, नया कुछ नहीं हुआ। कई बार हर वक्त नया होना जरूरी नहीं है। मार्केट तो सेंटीमेंट पे चलता है ना। एब्सोल्युटली। कौन सा सुबह रिलायंस का भाव कुछ अलग था और अभी अलग था, तो रिलायंस की प्रोडक्शन में या किसी में फाइनेंशियल्स में कोई बदलाव आ गया, लेकिन भाव का बदलाव तो हर सेकंड होता है, तो सेंटीमेंट पे चलता ही है। तो आई थिंक शुगर शेयरों में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। एक बार जरा इसके चार्ट पर राय ली जाए। बलरामपुर चीनी सिमी जी का फेवरेट भी है। सिमी जी चार्ट देखिए जरा। स्पेशली मैं सिर्फ यहाँ पे एक और लाइन जोड़ना चाहूँगी। स्टॉक जब नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ जब मार्केट आज गिर रहा है और स्टॉक में भी आज ऊपरी लेवल से, इनफैक्ट इतना दिन जब ये रैली में पार्टिसिपेट किया था तब 410 से 415 के बीच में आके ये स्टॉक रुक रहा था, और आज ये जब नीचे जाने लगा तब ये मुझे लगता है कि 400 के नीचे इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 395 से 393 के बीच में है। यहीं पे इसका 200 डेमा है। अब मानो ये स्टॉक अगर 393 के नीचे जाके क्लोज कर गया तो नीचे 20 पॉइंट डाउनसाइड का एक दर्जा खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेफ अभी खेलना है। तुरंत कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन तो लेना नहीं चाहिए। 393 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जिन्होंने भी पहले से लिए हैं, मतलब छोटे अवधि के लिए लिए हैं, उनको मैं सिर्फ 393 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने के लिए कहूँगी, क्योंकि सेंटिमेंट वीक है। तो हो सकता है कल ओपनिंग में ही 393 का स्टॉप कट जाएगा और इससे निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि लास्ट टाइम जब फॉल आया था ये स्टॉक 350 के आसपास गया था, तो वहाँ पे मैंने तो सिर्फ 20 पॉइंट का ही डाउनसाइड बोला था, तो 20 से 40 पॉइंट का डाउनसाइड खुल जाएगा 393 के नीचे। ये शुगर शेयरों में से निकल जाने की राय सिमी जी की तरफ से भी आती हुई दिख रही है, और चार्ट पर सिमी जी के तो हाथ अच्छा जमा हुआ ही आप देख ही सकते हैं। एक बार जरा फंडामेंटल राय भी चोपड़ा साहब से ले जाए। चोपड़ा साहब बताएं। चोपड़ा साहब आपकी मधुर आवाज शुगर शेयरों पर हम सुन नहीं पा रहे हैं आपके म्यूट होने की वजह से। अनिल जी, मेरा ये मानना है कि भारत जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। सबसे बड़ा शुगर कंज्यूमर है दुनिया में, और बरसातों के बाद जैसे ही फेस्टिव सीजन शुरू होता है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस खबर की वजह से एक टेम्पररी ब्लिप हो सकता है। दूसरी बात, कल परसों ही प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हमने 10% का टारगेट अचीव किया और 20% का टारगेट हमें अचीव करना है। तो मुझे लगता है शुगर का कंजम्पशन वाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एक्सपोर्ट्स पे जो ब्लिप था मैं ज़रूर मानता हूँ उससे थोड़ा सा डैम्पन हुआ है माहौल, मगर मेरा ये मानना है कि बलरामपुर चीनी जैसी कंपनी है या जो अच्छी कंपनीज हैं जो 5-6 की पीई पे चल रही हैं, जिनके नंबर्स अच्छे हैं और आगे एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई जाएगी। मैंने एक बार आपके ही चैनल पे बोला था, वेनेजुएला जैसी कंट्री में करीब 50 से 70% तक की भी ब्लेंडिंग होती है, तो क्रूड अगर ऊपर रहा तो मुझे लगता है कि ब्राज़ील में भी होती है, तो ये ब्लेंडिंग की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी और इसका सीधे जो बेनिफिशियरी होंगे वो शुगर कंपनीज ही होंगे। हाँ, ये न्यूज़ बेस्ड सेक्टर जरूर है, तो न्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, मगर कोई बहुत मेजर इस अच्छी कंपनियों में फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं मानता। नीचे मिलते हैं तो खरीदारी का मौका है, और यही बात लगभग हम भी कह रहे हैं कि 15-20% का एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आ जाए तो स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे आपके लिए फिर से एंटर करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, लेट्स सी क्या कुछ होता है। 3-20 वाली स्ट्रेटजी थोड़ी लेट होगी, दिन में जल्दी से बता दूं इससे पहले कि आप माहौल बनाएं। तो 138 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 28 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। तो अमेरिका में कैसा सेशन होगा इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हल्की फुल्की कमजोरी 2 दिनों की तेजी के बाद हम बंद हो रहे हैं 16,350 पे, एकदम मेक और ब्रेक लेवल ये। इसके नीचे अगर बंद होते हैं तो बिल्कुल पक्के तौर पर खराब है, लेकिन बंद ऐसी जगह हो रही है कि वहां पर आपको एक दिन और इंतजार करने के लिए बाजार कह रहा है। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 35,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। पॉलिसी के बाद अगर आप 35,000 के नीचे बंद हो रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे कमजोरी का संकेत आ चुका है। ठीक वैसा ही संकेत है जो निफ्टी पर 16,500 के नीचे आया था जी। 16,350 के नीचे ज्यादा कमजोरी का संकेत था, 16,500 के नीचे तुरंत कमजोरी का संकेत था जो आपका पहला आ चुका है। बैंक निफ्टी पर 35,000 के नीचे तुरंत कमजोरी का संकेत है, वो आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी सी अगर आपकी एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, कल तक के लिए, 1-2 दिनों के लिए आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आपको डिसिप्लिन के तौर पर कम करनी चाहिए। रहा सवाल हेजिंग का, अगर आप निफ्टी पर लॉन्ग हेजिंग करना चाहते हैं तो
100 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं, या 16,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अगर आप शॉर्ट है तो ये आपके लिए बेसिकली 16,125 16,475 रेंज रहेगी कल के लिए, अभी से जो दिख रहा है। तो इस हिसाब से अभी से नजर आ रहा है 125 175 आपका सपोर्ट होगा, 240 265 पहला उसके पहले है। पिछले 4-5 दिन की सबसे कमजोर क्लोजिंग। हाँ, ये 2 हफ्तों की मेरे ख्याल से लोएस्ट क्लोजिंग है। 16,350 की हुई थी, वापस 16,350 पे 2 हफ्ते में सबसे ज्यादा क्लोजिंग कमजोर हम यही देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी वही है, 2 हफ्तों की लोएस्ट क्लोजिंग आपको मिल रही, 34,800 के आसपास आकर आप बार बार ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहे थे, राइट। अब वहां पर लगभग आप वहां पर आते हुए दिख रहे हैं, 35,000 के नीचे की क्लोजिंग मिल रही। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप लॉन्ग है 34,500 का पुट ऑप्शन खरीदें, शॉर्ट है तो 35,500 का कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस खरीद कर आप अगर किसी बड़े मूव की वजह से आपको हेज करना है, छोटे 100-200 पॉइंट के मूव तो आपको बैंक निफ्टी में सोचने की जरूरत है। इतनी तो जब आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं तो ये मान के ही चलते कि ये तो होगा ही, है ना, ये तो होना ही है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये आपके लिए कल के लिए भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। आज क्लोजिंग पर अच्छे आसार नहीं है, देखते हैं हम कल रेंज बाजार की कैसी रहेगी, वीकली एक्सपायरी भी होगी। आज की बात करें, सुस्त शुरुआत, पॉलिसी के बाद बढ़िया रिकवरी और उसके बाद सारी गेंस गिव अप करके 70 पॉइंट नीचे निफ्टी क्लोज हो रहा है। टाटा स्टील में एक्शन जरूर था, 1.5% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज कल भी थोड़ा मोमेंटम में आया था। एसबीआई में खरीदारी देखी, पॉलिसी के बाद और अच्छी गेन थी, थोड़ी गेंस गिव अप कर रहा है, बट फिर भी टाइटन कल का टॉप लूजर था निफ्टी का, उस हिसाब से आपने थोड़ा सा रिवाइवल आते हुए देखा है। बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, मारुति, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, विप्रो, हीरो मोटो, ये आपके लिए कुछ और गेनर्स से। ब्रेथ एक्चुअली उतनी खराब नहीं है निफ्टी की जितना आपको फाइनल फॉल दिखा रहा है, बट कुछ दिग्गजों में आपने गिरावट देखी है, इसकी वजह से प्रेशर थोड़ा इंडेक्स पर है। आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस, ये सारे लाल निशान में बंद हुए, इसलिए आप निफ्टी पर गिरावट ज्यादा देख रहे हैं। ब्रेथ के हिसाब से देखें तो उतनी खराब नहीं है, इनफैक्ट ब्रेथ पॉजिटिव ही है निफ्टी की। 30 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 20 नेगेटिव, बट हैवी वेट्स नेगेटिव थोड़े ज्यादा आपको गिरते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं और यहां पर भी आपने बड़ा एक्शन बनते हुए देखा। ग्लेनमार्क फार्मा आज जबरदस्त ब्रेकआउट इस पर आया, 4% ऊपर। स्ट्राइड्स की भी हम बात कर रहे थे, वहां पर भी तेजी। एसबीआई कार्ड्स जो यूपीआई से लिंक हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स, उसका फायदा। निपॉन लाइफ, जेएसपीएल, दालमिया भारत, आरईसी, डीएलएफ, ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तीनों रियल एस्टेट काउंटर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, औरो फार्मा, यहां पर बढ़िया खरीदारी दिखी। सामने गिरावट थी 8% की गुजरात गैस में, कल की 4% की वीकनेस के बाद जीएनएफसी, चंबल, दीपक नाइट्राइट, बलरामपुर, मेट्रोपोलिस, एसआरएफ, एचएएल, एलआईसी हाउसिंग, परसिस्टेंट सिस्टम्स, आईसीआईसीआई प्रू और बाटा, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस देखी। तो अनिल जी, खराब ही बंद हो रहे हैं बाजार। 16,350 के नीचे निफ्टी प्रोविजनल और 34,900 पर एग्जैक्ट बैंक निफ्टी का क्लोजिंग फिगर आते हुए दिख रहा है। चलिए तो देखते हैं, फाइनल क्लोजिंग शायद इसी के आसपास थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या कुछ होता है। आखिरी आधे घंटे में बहुत ऊपर नीचे होता है, मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, नहीं तो मैं देख कर ट्रेंड लगाकर आइडिया लगा लेता हूँ कितना ऊपर नीचे फाइनल क्लोजिंग आनी चाहिए। आज मैंने कोशिश भी नहीं की, लग रहा थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए, बस इतना लग रहा है। ओके, बढ़ते आगे। महंगाई पर आरबीआई का आक्रमण जारी है। इसी कड़ी में आरबीआई ने आज रेपो रेट में 0.5% की बढ़त की और इससे महंगाई कम होगी, लेकिन सभी तरह के कर्ज हो जाएंगे महंगे। बेकाबू होती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई के पास रेपो रेट बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। समझेगी कि रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई को कम करने में कितनी मदद मिलेगी और क्या अर्थव्यवस्था को इससे सहारा मिलेगा। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई और सरकार को और क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, चर्चा में हमारा साथ देंगे सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव, अदिति नायर, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा, सुब्रकांत पांडा साहब होंगे सीनियर वीपी फिक्की के। शाम को 5:56 पर जरूर देखिएगा। महंगाई पर प्रहार, थमेगी रफ्तार, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, नहीं तो आप समझिएगा हमने बोल दिया थमेगी रफ्तार। हमने अभी भी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। कभी कभी है ना, सारी पूरी सब कुछ में कंडीशन भी, हाँ, वो कंडीशन अप्लाई वाला एस्ट्रिक्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब बेकार है। इसमें क्वेश्चन मार्क ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। समझ तो गए होंगे आप। ओके, चलिए, ब्याज दरों पर ही जो बढ़त हुई, इसका वित्तीय लेन देन और साथ ही और आरबीआई की पॉलिसी में कई सारे फैसले हुए हैं। यूपीआई पेमेंट्स वाले हुए हैं, बैंक्स की तरफ से फंडिंग फाइनेंसिंग को लेकर हुए हैं। तो आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि आरबीआई की पॉलिसी में जो जो फैसले हुए उसका क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और नया नाम अब बड़ा फैलता हुआ नजर आ रहा है, चर्चा में आ रहा है, स्टैगफ्लेशन। क्या बोलना चाहिए इसमें हिंदी में, न तेजी न मंदी, मतलब क्या करना, स्टैगफ्लेशन का सही शब्द कुणाल जी बताइए।
कुणाल जी से तुरंत पूछ लेने का तैयार होगा, मैं बता रहा हूँ। जो विदेश में पढ़ने का और देश में रहने का ये जो डबल फायदा कुणाल जी उठाते हैं। कुणाल जी गूगल कर रहे हो? गूगल तो हम भी कर लेंगे, सामने देखो। अच्छा शायद आपकी फ्रेम फ्री हाँ अब सामने दिखे। हाँ बताओ स्टैगफ्लेशन। ये थोड़ा जटिल है अनिल जी, स्टैगफ्लेशन का अनिल जी कुछ वक्त लगेगा अनिल जी। ट्विटर वाले जो हमारे लोग हैं उनसे पूछना चाहिए अनिल जी। स्टैगफ्लेशन मतलब वो सुस्ती जिसको बोलते हैं ना, हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ। हाँ मतलब महंगाई ज्यादा है ग्रोथ कम है, क्या बोलना चाहिए उसको। ओहो चलो थोड़ी देर में याद आएगा। मेरे ख्याल से शिथिल होना चाहिए अनिल जी, बाकी जोड़ के कुछ धीमापन ही रखो ना, फिर शिथिल तक जा रहे थे। इतना भी अनुवाद कुणाल जी मतलब बिल्कुल ही मतलब मुश्किल वाला ही करके दिया आपने, हमें आसान करना था। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए ट्विटर पर पोल कीजिए अनिल जी, अभी देखिए आपको बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा। वो तो अब तो क्या गूगल आजकल पोल में पहले जैसा मजा नहीं रहा। ये हाँ अनुवाद और प्रोनाउंसिएशन सब लोग स्मार्ट हो गए एकदम। वो पहले सब गूगल कर करके भेज देते हैं। आप करो जरा गूगल, अभी पता चल जाएगा। तब तक मैं ना दूसरे आगे की पढ़ देता हूँ कि क्या क्या है कुछ। स्टैगफ्लेशन कितनी बड़ी टेंशन, ये हमारी एक और स्टोरी है। यूएई के बाद अब बेल्जियम और ब्रिटेन में भी। ओह माय गॉड, ये तो खबर सबसे ज्यादा काम की है। ये बीमारी हिंदुस्तान तक कब फैलेगी सर प्लीज? 4 दिन की नौकरी बाकी आराम। वाओ, हम तो खबर पढ़ के सुन के इतनी खुशी हो रही है, सोचो लागू हो जाए तो क्या होगा। दीप मजा आ जाएगा सर, लाइफ ही बन जाएगी। बहुत ज्यादा। दुनिया में क्यों आए उसका पर्पस मिल जाएगा हमें। 4 दिन काम बाकी आराम, ये है नीति। ब्रिटेन बेल्जियम सारे देशों में फैलती हुई दिख रही है। सोमवार से इसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। अब तो जर्मनी या फ्रांस का ट्रिप कराना ही चाहिए सर। अब तो यूरोप में कराना है। ऐसा मत करो, लोग वहीं जाके सेटल हो जाएंगे, मतलब वापस ही नहीं आएंगे। बंसल जी, अगर आप यहाँ पे ही 4 दिन काम करते हो तो वहां जाके कितने दिन करोगे? अनिल जी देखिए, तो वक्त की बात है अनिल जी। कई लोगों को अनिल जी काम में आराम मिल रहा है। अब 4 दिन का काम अनिल जी, बाकी 3 दिन का आराम नहीं अनिल जी, बाकी 3 दिन का ज्यादा काम हो जाएगा। सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन, मेरी एंकरिंग गलत थी, आपसे नहीं पूछना चाहिए था। तो बंसल जी के लिए तो शो में काम करना ही आराम है।